गुरुकुल जो है वो एक आश्रम व्यवस्था है। ठीक है, जैसे आश्रम क्या होता है, कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था। मैं थोड़ी सी एक चीज आपसे, जैसे मैं कई बार जब मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ या मुझे ब्रेक चाहिए होता है तो मैं ऋषिकेश चला जाता हूँ। मैं आपको वीडियो भेजूंगा अपनी। तो ऋषिकेश में मैं आश्रम में चला जाता हूँ, वहाँ ध्यान योग। तो उस आश्रम के नियम होते हैं जिसका मुझे पालन करना होता है। जैसे अगर मान लो उनको सुबह 5 बजे उठना है, भले चाहे मैं सुबह 5 बजे सोने की मुझे आदत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सुबह 5 बजे वहाँ उठना पड़ेगा, आपको जगा दिया जाएगा। फिर आप ध्यान की क्लासेस, योग की क्लासेस, फिर एक फिक्स टाइम होगा, इतने बजे ही नाश्ता आपको मिलेगा। पहले हर्बल टी मिलेगा, फिर उबला हुआ नाश्ता, फिर उसके बाद आपकी थेरेपी या पंचकर्म जो भी है, आपको स्वाध्याय का टाइम लाइब्रेरी में बैठना है, फिर उसके बाद लंच का टाइम है बिल्कुल फिक्स। और लंच में भी खाना बिल्कुल फिक्स होता है। अगर आप उससे बोल दो कि अरे एक दिन क्या, वो पहली बार जब मैं भूख लगी थी तो 2 ही रोटियां मिली थी, और रोटी वो भी मिक्स वो थी, बाजरा वाजरा सब मिला के, जौ मिला के थी। मुझे भूख बड़ी तेज लगी थी, मैंने कहा एक और मिलेगी, बोला नहीं इतना ही भोजन मिलना है, यही आपका आहार है। तो मैंने वीडियो सारी बनाई, मैं आप लोगों को भेजूंगा। फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलर रेस्ट का टाइम है, स्वाध्याय का टाइम है या थेरेपी का टाइम है, फिर इतने बजे फिर योगा मेडिटेशन की क्लासेस हैं, फिर इतने बजे आपको सो जाना है, डिनर करना, सो जाना। तो आश्रम क्या होता है? जो आश्रम व्यवस्था होती है प्राचीन भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, आश्रम तो हमारे जीवन में था। जैसे हमारा एक ब्रह्मचर्य आश्रम था कि भाई 25 साल के जब तक हो आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करोगे, फिर उसके बाद 50 तक गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, वन चले जाओ, आप परिवार छोड़िए वन जाइए 50 के बाद, और फिर सन्यास का हिसाब किताब हो गया। ठीक है कि अब आप बिल्कुल एकांत, अपनी पत्नी को भी छोड़िए। तो गृहस्थ के बाद क्या होता है, अपने पुत्र वधू को मकान देके पति पत्नी वन चले जाते थे। फिर उसके बाद जब 75 के हुए तो फिर उसके बाद क्या, पत्नी अलग, मतलब अब सिर्फ मैं और ईश्वर और कुछ नहीं है। तो ये हमारे समाज को चलाने की व्यवस्था थी। तो हमारा जो कल हम लोग जो बात कर रहे थे भारतीय समाज को लेकर, तो समाज नियमों से भी चलता है। अगर नियम नहीं हो, जैसे कल हम मेट्रो के बारे में बात करते, डिस्कशन कर रहे थे, तो भाई किसी ने कहा कि हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करनी है, लेकिन करो, लेकिन हर चीज की क्या है, समाज व्यवस्थाओं से चलता है। आप उसको बंद कमरे में करो वो ठीक है, लेकिन आप सार्वजनिक जगहों पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके क्या है, समाज नियमों से चलता है। ये चीज आपको समझने की बड़ी जरूरत है। तो आश्रम मतलब क्या होता है? आश्रम मतलब होता है जहां आप पर्टिकुलर नियमों में रहते हैं। तो गुरुकुल क्या है आपके लिए? आश्रम है। ये ना आपका वोकेशन है, ना ये हॉलीडे इनका पैकेज है कि जब आप यहां आए हैं और आप मस्ती करेंगे, जिएंगे। ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में, खासतौर पर विद्यार्थी जीवन में, जो यूपीएससी की तैयारी के नाम पे लोग इसको क्रैक कर देते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ही यूपीएससी है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि इससे भी बहुत बियॉन्ड चीजें। जो माइक्रो मैनेजमेंट है ये सबसे खतरनाक है। जैसे आप जब आए तो आप अभी अलग अलग शिक्षा व्यवस्था से आए हो। आपने इससे पहले, आपने मेरे साथ, आप अभी हार्डली 1 हफ्ता भी आपको नहीं हुआ है इस बैच में, और आपसे आप सालों बिता चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपको यह नहीं बताया कि क्लास में एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं। क्लास में एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं, 2 कॉपियां क्यों यूज करनी चाहिए, क्लास के डिस्कशन को कैसे लिखा जाता है, डिस्कशन को रीराइट कैसे किया जाता है। आज तक किसी ने आपसे बात किया? मसल्स मेमोरी क्या होती है? तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आप इसके साथ काम कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। तो ये आश्रम व्यवस्था में ये चीज को, तो आपका भी जैसे टाइम टेबल है कि कल मैंने लाइब्रेरी का टाइम टेबल दे दिया कि इतने बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे आपको बैठना है। अब आप कहेंगे साहब मैं क्या करूंगा बैठ के? आप बैठिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, रिवीजन करिए क्लास को, क्वेश्चन लिखिए, लेकिन आपके लिए मसल्स मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे मसल्स मेमोरी क्या होती है? फिर से इसको समझा रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे एक्टिव, इतनी जल्दी तुम एक्टिव लर्निंग नहीं सीखोगे। अभी भी बहुत से लोग, देखो अभी इनकी आदत जा नहीं रही है। तो ये सामने बैठे हुए ना, मेरे एकदम सामने बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं मुझे, और इतनी देर में मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर डाली। इन्हें कल मैंने एक चीज सिखाई थी, हैंडल विद केयर। और आपको पता होगा कि जो बच्चे 2 साल गुरुकुल में मेरे साथ जा रहे हैं उनको इसी पे ही 1 साल ट्रेन करूंगा। हैंडल विद केयर अगर तुम सीख गए तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। कल किसी ने अपने दोस्तों से पूछा कि इसको सोशल इश्यू क्यों कहते हैं, पूछा किसी ने अपने दोस्तों से? हाँ, क्या जवाब मिला? हैं? फैक्ट्स हैं। अच्छा, ये फैक्ट्स हैं। अरे समाज में फैक्ट क्या होता है, इशू क्या होता है, नहीं उनको पता। हम
देखो सब में लिखा है ना, सिलेबस में वर्ड लिखा है, हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं उसको। उसने क्या बताया, फैक्ट्स मतलब इवेंट्स, कि जो चल रहा है न्यूज़पेपर में आ रहा है उसको पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते हैं। तो हैंडल विद केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको सीखना पड़ेगा कि मैं जिस शब्द का इस्तेमाल करूं उसके बारे में जो पता होना चाहिए। अगर आप ये भी काम कर ले गए यूपीएससी में, जिसको हम लोग कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरे खिड़की का शीशा है, जो हम पोछा मार देंगे तो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बनता कैसे, किसी से पूछो ना जो तुम्हें ज्ञान देता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा यूपीएससी में। तो बोलो भैया कौन सा शीशा है जिसको हम क्लियर करें? कोई झाड़ू है, फर्श है, बर्तन है जिसको हम साफ कर दें? कैसे होता है कॉन्सेप्ट क्लियर? उसका पहला ही सिस्टम है कि जो शब्द मेरे सामने आ रहे हैं मैं उसके बारे में जानूं, तो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। कल एक डिस्कशन हमारी और हुई कि समाज कुछ और नहीं, मूल्यों का टकराव है, फ्रिक्शन होगा। और जब कोई चीज टकराती है तो आवाज होती है, गर्मी बढ़ती है, फ्रिक्शन होता है, ये हमने सीखा। तो हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है, ये बेसिकली तुम देखना, जो भी न्यूज तुम पढ़ रहे हो, ये केवल और केवल मूल्यों का टकराव है और कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में, भारत में। अब इन शब्दों के साथ तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करना है। जब तुम्हें ये शब्द समझ में आएंगे तब तुम्हें अवधारणाएं समझ में आएंगी, बेसिकली क्या बात कही जा रही है। तो पहली चीज है गुरुकुल आश्रम व्यवस्था है। अब जैसे मैंने तुमसे, कई लोगों ने नहीं लिखा, देखो ये क्या है, आप इनर्शिया का शिकार। मैंने मसल्स मेमोरी के बारे में बात की, मैं तुम्हें रुक के बार बार ये सिखाऊंगा, मुझे पता है तुम इतनी जल्दी नहीं सीखने वाले। अरे तुम 12-15 साल नहीं सीखे, मेरे साथ 15 दिन में क्या खाक सीखोगे? पुराने घाघ हो, पुराने घाघ हो। अब मैंने आज वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर ली, कई लोगों ने नहीं लिखा, बोले उस कुछ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, मुझे प्री मेंस के पेपर रटे पड़े हैं, तो मैं जब बोलता हूं ना तो क्वेश्चन निकलता उसमें। जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखो, वर्ण व्यवस्था के बारे में कितनी बार क्वेश्चन आया, नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है। और मेरी हर क्लास, हर डिस्कशन, हर टीचर की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुमने गाल पे हाथ रख के सुना, खत्म, लिखा तुम्हारा। ये नियम मैंने पहले दिन पढ़ाया था तुम्हें, मैं सिलेबस एनालिसिस पे गया नहीं था। क्या करूंगा सिलेबस एनालिसिस करा के, जब तुम क्लास को कैप्चर ही नहीं कर पाओगे तो। अब तुम्हें लगा कि मैं कुछ बोल रहा हूं, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, आपको हाथ चलते रहना चाहिए। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कानों से देखना। ये तुम्हें बहुत हल्की बातें लग रही होंगी, पूरी मोटिवेशन इंडस्ट्री इसी पर डिपेंड। कानों से देखना, सुनना नहीं, देखना। मैं जो जो बोलता जा रहा हूं उसको नोट्स में लेकर, क्योंकि आप देखोगे किसको, नोट्स को, विचार थोड़े ना देख सकते हो। जिस विचार को तुमने कागज पे डाल दिया वो तुम देख सकते हो। तो आज की मेरी क्लास कैसे शुरू होती, आज की मेरी क्लास डिस्कशन पेपर के बीचों बीच शुरू होता। आपको लिंक करना है, कीवर्ड पकड़ना है, आप एनर्जाइज रहिए। 1 घंटे के अंदर आपका चेहरा पीला पड़ जाना चाहिए, इतना लिखिए। बोलता जा रहा हूं, लिखते जाइए, बोलता जा रहा हूं, लिखते जाइए। छूट रहा है, फिर से अगल बगल देखिए, हॉस्टल जाइए, पूछिए यहां पे सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट। मेरा कोई शब्द छूटना नहीं चाहिए आपसे, मेरे किसी टीचर का शब्द। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। 1 घंटा करके देखो, हाथ कांपने लगेंगे। करके देखो ईमानदारी से। मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको कॉपी के अंदर डालते जाओ, कॉपी के तड़ातड़ तड़ातड़, शॉर्ट फॉर्म में, तुरंत ब्रांच बनाया, खींच दिया। तो जो लोग नए आए हैं, पहले अपने सीनियर से, यहां पे जो लोग कह रहे हैं इनसे एक्टिव लर्निंग सीखेंगे कि डिस्कशन कॉपी 2 कॉपियां होनी चाहिए मेरी क्लास में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? और आप आगे बैठे हुए हैं और अभी तक आप एक लाइन भी नहीं लिख पाए, जबकि मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। और ये आपके सिलेबस में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये आपके सिलेबस का पार्ट है सर। आपको कल पेपर मिला होगा या आज मिला होगा, आपको उसमें लिखा है, पढ़िए उसमें। और मैंने वो व्यवस्था, मैंने अभी एक लाइन बोली कि समाज को चलाने के लिए इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ा देने से काम नहीं होगा। कल मैंने बताया था मैं क्या पढ़ाऊंगा, मुद्दे पढ़ाऊंगा। और मुद्दे जब पढ़ाया था तो मैंने उसके बारे में 3 बातें कही थी। इसका एक अतीत होता है, वर्तमान में भी, और हो सकता है भविष्य में भी सॉल्व ना हो। और जब ये सॉल्व ना हो तो ये क्या जन्म देगा, मैंने एक लाइन लिखी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद। व्हाट इट विल प्रोड्यूस, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कल जो स्टालिन ने तमिलनाडु में स्टेटमेंट दिया, जिसपे आज पूरा पेपर भरा पड़ा, बवाल मचा हुआ है, किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देखोगे, ये देखो बवाल मचा हुआ है ना, सामने है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में आपको यह नहीं पता चलता कि किस तरफ हम खड़े हैं। तो आपकी पहली जिम्मेदारी, आप क्लास में बैठ के मुझसे सुनोगे नहीं, किसी भी टीचर को सुनोगे नहीं, कानों से
देखोगे। कानों से सुनने का काम तुमने सालों किया है। मेरी क्लास में नियम क्या है? कानों से देखना, नहीं तो फिर से लिखो, फिर से कानों से देखना है। और कानों से कैसे देखा जाता है? जो मैं बोल रहा हूं उसको विजुलाइज करो, उसको सेंट्रल थॉट के साथ अटैच करो, क्योंकि तुम अपनी कॉपी देख सकते हो, तुम अपने विचार नहीं देख सकते। तो कानों से देखने का मतलब मेरी हर चीज नोट डाउन होनी चाहिए, और यही डिस्कशन तुम्हें ताकतवर बनाएगा। क्योंकि डिस्कशन जो होता है ना, वो मथा हुआ दही होता है, उसी से मक्खन निकलता है, तो डिस्कशन उसे बोलते हैं। नोट्स एक फ्रेमवर्क होता है। मैं चाहता तो एक लाइन में तुम्हें इंडियन सोसाइटी लिखा के डिफिनेशन लिखा देता। देखो किताब के पहले पन्ने पे दिया हुआ है ना। ऐसे बुक्स और ऐसे नोट्स हर कोचिंग में दी जाती हैं। सिर्फ एक इश्यू पे मुझे इतना देर क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि अब तुम्हें वो चीज आज और सिखाने जा रहा हूं। अब देखो, मैंने कल एक बड़ी खूबसूरत लाइन भेजी थी कि ये सब्जेक्ट शुरू होगा लेकिन खत्म नहीं होगा। ये सब्जेक्ट शुरू केवल होगा, ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि क्या है, समाज एक गतिशील अवधारणा। अब तुमसे एक जरा जबरदस्त बात कहने जा रहा हूं, उस बात को समझो कि वो बात क्या है और वो कैसे बिहेव करती है। चलिए, तो हम एक सेगमेंट में हैं। अब आज हम जिस टॉपिक पे पहुंचने जा रहे हैं, जैसे आपने देखा पहले पे लिखा हुआ है कि सनातन धर्म को गाली देने वाले उदय नदी के मुद्दे पर चुप क्यों है राहुल नीतीश, मतलब उनसे एक जोर शोर बात चल रही है। वहीं अंदर एक पन्ने पे दिया हुआ है, मतलब आपने कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो इसमें आया हुआ है कि जो इंडिया दल है वो कह रहा है कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, दिया हुआ है कि देखो हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, कोई भी अपनी बात को कह सकता है। उन्होंने उदयनिधि के बयान पे कांग्रेस की सफाई, हर राजनीतिक दल को विचार रखने की आजादी बोला। पहले पन्ने पे विरोध है और दूसरे पन्ने पे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि भाई हर कोई अपनी बात कह सकता है। तो सवाल यह है कि मैं किस विचार के साथ जाऊं। एक ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? चीजों को बैलेंस रखने की आवश्यकता है। तो अब सवाल यह है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया, आज चूंकि हम एक और हिस्से में इंटर करेंगे इश्यू के बारे में, जो मुद्दे की बात कर रहे थे, तो मुद्दे में एक वर्ड आएगा और वो है कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको बहुत परेशान करेगा, तुम्हारे मार्क्स खा जाएगा ये, अगर तुमने न्यूट्रल अप्रोच जनरेट नहीं किया तो मैंने एक चीज आपको और सिखाई कि आपके लिए ना कोई चीज सही है और ना कोई चीज गलत। ये सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल यह कि अगर आपका मैं दृष्टिकोण डेवलप नहीं कर पाया, पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं कर पाया, आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको प्रूव भी कर दूं, मेरे से प्रूफ मांग लिया करो कि जो बात कह रहा हूं उसमें लॉजिक कहां हो जांग सर। अब मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं। अब चलो तैयार हो? अब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कैसे यूपीएससी का सिलेबस, मैंने कहा था भानुमति का पिटारा है, जब तक तुम इसका ढक्कन खोल नहीं रहे हो तब तक ये हल्का हल्का दिख रहा है। कितना छोटा सा लिखा था, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज, खत्म था, कितना छोटा छोटा लग रहा था। अब आओ जाओ अंदर। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मेरा बड़ा फेवरेट सा एग्जांपल है। एक डैम है, बांध, एक बांध बनना है, ठीक है, डैम। तो डैम जब बनता है तो डैम के दो साइड हैं, एक साइड को मैंने बोला ए और एक साइड को बोला मैंने बी। मुद्दों में निर्णय लेना होता है, डिसीजंस। क्यों होते हैं? डिसीजंस के लिए होते हैं। भाई चलो डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, हमें निर्णय लेना है। डिसीजंस क्या होते हैं? अब देखो, ये एक डैम है, ठीक, इस डैम में, ये डैम बन जाएगा तो यहां से इरिगेशन होगा, सिंचाई होगी, यहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनेगी, पन बिजली जिसे बोलते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पन बिजली मिलेगी, यहां से इरिगेशन सिंचाई होगी, ठीक है, इरिगेशन होगा। कुल मिलाकर बड़े फायदे हैं इससे, बिजली बनेगी, सिंचाई होगी, इरिगेशन होगा। तो ये साइड बी है। लेकिन इस डैम को बनाने के लिए नदियों का पानी रोकना पड़ेगा। डैम का क्या काम होता है? नदी को, पानी को रोक देना। तो उससे क्या होगा? एक जलाशय बनेगा, रिजर्वायर, दीज आर नोन एज रिजर्वायर। तो पहाड़ों के बीच में डैम ऐसे बना दिया जाता है और रिजर्वायर पानी भर देता है, इसको जलाशय बोलते हैं। अब जब इसमें पानी भरेगा, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से इसको विजुलाइज करो। तुम हो,
अब मैं तुमसे बता रहा हूं कि क्यों मुश्किल होता है एक एटीट्यूड डेवलप करना, और टीचर को अपने स्टूडेंट का एटीट्यूड सबसे पहले डेवलप कराना सिखाना चाहिए। सब्जेक्ट में सीधे घुसा देते हैं, वो जैसे खेत में कोई छोड़ दो छुट्टा सांड, उसी तरह तुम जाके खेत तबाह कराओगे। एटीट्यूड डेवलप करना बड़ा मुश्किल। अब जरा देखो ध्यान से, क्या है ये रिजर्वायर है, वाटर भर जाएगा। अब मेरी ही क्लास में दो लोगों को मैं ले लेता हूं, कौन बोलना चाहेगा, कौन बात करना चाहेगा मुझसे? चलो, दो लोग हमारे स्टूडेंट हैं। आपका घर जो है साहब वो बी की साइड है, और मैडम आपका घर ए की साइड में। आपके पुरखे यहां रहते हैं, आप पूर्वजों के टाइम से रह रहे हो यहां पे, आपका बचपन यहां बीता है, आपके माता पिता का बचपन यहां से बीता है, आपकी संस्कृति, आपकी बोली भाषा यहां से जुड़ी हुई है। अगर ये डैम बना तो इस रिजर्वायर के पानी में आपका पूरा गांव डूबना तय है। आपको यहां से जाना पड़ेगा, आपको यहां से विस्थापित होना पड़ेगा, अपनी जमीन, अपनी यादें, अपने जगह, परिवेश, माहौल, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। आप बताइए सर, और आप इस तरफ हैं, इरिगेशन होगा, खेतों में लहलाती फसलें होंगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी, बिजली बनेगी। साहब आपके हिसाब से डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लॉजिकल जवाब देना, जो ट्रू है वो। आपके हिसाब से डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहुत दिन से आपके खेत में पानी नहीं आ रहा था, बाढ़ का पानी बर्बाद कर दे रहा था, रुक जाएगा, बिजली बनेगी, आपके अस्पतालों को बिजली चली जाएगी, फायदे हैं, बनना चाहिए। मैडम आपके हिसाब से ये डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आपके पूरे परिवार को उजड़ना पड़ेगा, एकदम प्रैक्टिकल जवाब देना। पूरे परिवार को उजड़ना पड़ेगा, सरकार कहीं दूर ले जाके बसाएगी, पता नहीं कब बसाएगी, कब मुआवजा मिलेगा। आपका घर, परिवार, आपकी यादें, खेत खलिहान, जंगल, सब डूब जाएगा। और हम सभी अपने परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, ह्यूमन कोई एलोन नहीं है। बताइए, आपका घर अगर बी साइड में है तो डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आपके पीछे कोई भी जवाब दे, डैम बनना चाहिए। अच्छा, आप अपने घर डूबते हुए, देखो प्रैक्टिकल बात करो। एक सड़क बनती है और किसी का खेत और मकान उसके अंदर में आ जाता है तो लोग हल्ला मचा देते हैं, लोग हिंसा करने पर उतर आते हैं। प्रैक्टिकल जवाब दो। प्रैक्टिकल मतलब कह रहा हूं, आपके साइड, आप फील नहीं कर रहे हो कि आप बी पे हो। आज कोई आ रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, बोल रहा है कि आपको अपना मकान खाली करना पड़ेगा क्योंकि पानी भरने वाला है। कोई आके कहेगा कि भैया आपका खेत छोड़ना है, और आप एक क्लाइमेटिक सिस्टम में रहते हो, पहाड़ों पे रहते हो, अच्छी क्लाइमेट। कोई कह रहा दूर कहीं जाकर एक बंजर जमीन आपको दी जाएगी, वहां आप बसाए जाओगे, जहां की ना बोली आपको पता है, ना भाषा पता है, ना खान पान, ना क्लाइमेट, ना परिवेश, कुछ नहीं पता है। जाओगे? डैम बनना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ आप बताएं। फिर वही बात है, तुम बी की तरफ हो ही नहीं। तुम में से किसी की संपत्ति सरकार ने ली है? नहीं ली है। आप पहाड़, अब कह रहे हो आप वहां नहीं हो। पहाड़ी आदमी, कल समझाया था ना, वो नदी वाला एग्जांपल दिया था ना कि बहुत दिन से तुम गंगा माई कर रहे थे, एक दिन गंगा माई ने कहा आओ मिली लो। पहाड़ी आदमी नदी तलहटी में नहीं रहता है, पहाड़ों, तुम देखो पहाड़ चढ़ता है, कभी पहाड़ी आदमी के पैर देखना, बड़े मोटे मोटे मजबूत होते हैं। वो पहाड़ पे जाएगा, ऊपर रहता है, उसको पता है जंगल कैसे बिहेव करता है, पहाड़ कैसे बिहेव करता है, क्योंकि ये लोग प्रकृति के साथ रहना सीख चुके हैं। इन्हें पता है बिहेव कैसा है, ये हमें नहीं पता। हम अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं, हमें नहीं पता कि एक पेड़ काटने से क्या नुकसान होगा। उस पहाड़ी आदमी को पता है कि ये पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो कल चिपको आंदोलन का एग्जाम्पल लिया था, इसका मतलब तुम सारे के सारे क्लास को लिख नहीं रहे हो। तो अब तुम थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल कोई मुझे जवाब दो कि तुम बी साइड में हो, तुम्हारे पुरखों के मकान है, बनने दोगे? क्योंकि इस देश में उठा के देख लो, चाहे कावेरी जल विवाद हो, चाहे दुनिया भर में कोई भी डैम की बात हुई हो जहां पर गहरी बड़ी आबादी रह रही है, हर बांध के पीछे विरोध हुआ है। ये सच्चाई, ये समाज है ना। क्योंकि एक तरफ सरकार के इससे बड़े फायदे हैं। मैं आज जाके नेट पे सर्च करना, ओल्ड टेहरी, जब टेहरी बांध बनाया गया था तो एक बड़ी खूबसूरत सी जगह थी, बड़ा खूबसूरत सी कल्चर थी, ओल्ड टेहरी, पुरानी टेहरी, बड़ा वहां अच्छा हथकरघा उद्योग था, बहुत प्राचीन जो है वो नगरी थी। पूरी की पूरी पानी में समा गई, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पूरी की पूरी डूब गई पानी में। वहां के लोगों को इधर उधर करके बसाया गया, रिहेबिलिटेट किया गया, हुए नहीं हुए।
तो सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, प्रैक्टिकली तुम बताओ, अगर तुम बी में होते तुम चाहते डैम बने? कोई नहीं अपनी जगह छोड़ना चाहता है, कोई नहीं। अगर ऐसा था तो किसी को हॉस्टल में खाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए थी, रोटी चावल की शिकायत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप डिफरेंट क्लाइमेटिक सिस्टम से आए हो और आपको प्रॉपर मिल आपकी चॉइस से आए। सोचो आपकी चॉइस से आप गुरुकुल आए हो तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, और अगर आपको जबरदस्ती हटाया जाए, फिर कहीं दूर जमीन दी जाए कि जाओ वहां रहो बंजर जगह पे, नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं सब्जेक्ट है डैम, बांध, सब्जेक्ट बांध है। लेकिन बांध बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसी समाज में दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं कि नहीं है। एक कह रहा है हां होना चाहिए, मुझे फायदे हैं, और एक कह रहा है भाड़ में क्या फायदा, मेरा जंगल जमीन सब कुछ, मेरा अस्तित्व छीन लोगे तुम, मेरी पहचानों को छीन लोगे तुम। सोसाइटी के लिए आइडेंटिटी, पहचान वर्ड बहुत भारी भरकम वर्ड होता है। इस पूरे संसार में लड़ाई पहचान को लेकर है, बहुत गहरी लड़ाई है। पहचान वर्ड जो आइडेंटिटी वर्ड है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई का मेन कारण है। हर आदमी, कोई अपने धार्मिक पहचान के लिए लड़ रहा है, कोई जातीय पहचान के लिए लड़ रहा है, कोई लैंगिक पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई लिंग्विस्टिक भाषा के। भारत में देखो पहला राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था। द फर्स्ट जो हमारा स्टेट का डिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हुआ था। ये जो द्रविड़ अस्मिता की बात हो रही है, जो एक क्वेश्चन आया है, वो दे हेट हिंदी भाषी पीपल। भाषा की लड़ाई तो एक देश में है। 35A 370 क्या है, कश्मीरियत और नॉन कश्मीरियत को लेकर लड़ाई है। भाई आप भारत का ही एक हिस्सा, दोनों पूरे भारत का हिस्सा है, लेकिन 35A क्या कहता था कि भारत के किसी भी हिस्से से आदमी आकर कश्मीर में अपनी जमीन संपत्ति नहीं खरीद, केवल कश्मीरी खरीद सकता है। बताइए तो क्या है वो लड़ाई। तो भारत का अन्य व्यक्ति कश्मीर नहीं जा सकता, वहां जाकर बस नहीं सकता, क्योंकि एक आर्टिकल उसको रोक रहा है। तो तभी तो 370 और 35 से हटाया गया। यही तो डिस्कशन चल रही है। आज वो लोन बोल गया ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हलफनामा दायर करो कि तुम भारत की यूनिफिकेशन में जो है उसकी शपथ लेते हो। असली बात निकल गई। वहां एक अलगाववादी नेता हुआ करता था, उसकी पत्नी आज पाकिस्तान की वो बन गई है प्रवक्ता। असली चेहरे अब निकल कर आ रहे हैं कि हमारे ही देश में एक और पाकिस्तान रहा करता था। तो सवाल यही है कि सारी लड़ाई किसकी है, पहचान की। मणिपुर में जो हिंसा हुई वो कौन सी लड़ाई थी, कुकी मैती, दो क्या हैं, पहचाने हैं। और किस चीज की लड़ाई है। तो पूरी दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, आइडेंटिटीज की वजह से, आइडेंटिटी की वजह से। ये बहुत ही स्तर पर काम करती है। जो LGBT राइट्स की लड़ाई हुई किस बात के लिए हुई, पहचान। भाई किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में मेल का कॉलम है, फीमेल का कॉलम है, व्हाट अबाउट थर्ड जेंडर, क्योंकि उसकी कोई परिभाषा है ही नहीं है। तो पूरा जो LGBTQ राइट्स है, लड़ाई है, आंदोलन है, कानून है, वो किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर है, पहचान को लेकर है। भाई ये फॉर्म भर रहे हो, यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, एक तरफ लिखा है मेल एक तरफ फीमेल, लेकिन कोई ट्रांसजेंडर है उसकी पहचान नल। तो पूरी दुनिया को अगर ध्यान से देखो, सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आइडेंटिटी को लेकर है, पहचान को लेकर है। ये बहुत गहरा सोचने वाला विषय है। ये जातीय आंदोलन, पहचान की लड़ाई। और क्या है, कोई किसी की पहचान छीन रहा है, कोई किसी की पहचान पाना चाहता है। तो यही तो वैल्यूज हैं। जो वैल्यू वर्ड यूज किया था, आज उसको माइक्रो लेवल पे यूज कर लिया कि ये वैल्यूज में क्या है, वैल्यू के साथ हमारे जुड़ जाती पहचान। तो पहचान का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी का मतलब क्या, क्योंकि आइडेंटिटी मेरी ग्रुपिंग में मदद करती है। तो मणिपुर की पूरी हिंसा पढ़ लो, बहुत से तुमने डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे। वो दोनों ग्रुप अपनी पहचानों के कारण ही रिसोर्स को कैप्चर कर पाएंगे। जाके देखो, इतनी हिंसा हुई, इतनी भयानक चीजें हुई, किस लिए हो रही है, पहचानों की वजह से। हां अभी आ रहा हूं, अभी मेरी बात पूरी कहां हुई है। पहले तुम्हें यह समझाया कि यहां कॉन्फ्लिक्ट है, यहां कॉन्फ्लिक्ट, ये तुम्हें समझ में आया कि विषय एक है, दृष्टिकोण दो हैं। यह चीज तुम्हें समझाना चाहता था, यह सिखाना चाहता था। और कौन गलत है और कौन सही है,
अभी जो बात कह रहा हूं वहां पहुंचो, पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो, क्योंकि पर्सपेक्टिव, अभी मान लो तुम लोग को मैं पत्थर चलाने की अनुमति दे दूं कि अपनी अपनी बात जो जीतेगा वो विजेता होगा, मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा, बस सामने वाले को पत्थर मार दो। इसमें कुछ लोग बी की तरफ हो जाते, नहीं मेरा घर डूब जाएगा, एक तरफ या बी की तरफ, पत्थर चल जाते इसी क्लास में। इसी को तो कॉन्फ्लिक्ट कहते, विवाद कहते हैं। मान लो मैं तुम्हें आजादी दे देता कि तुम ग्रुपिंग बना लो, कई लोग हैं जिनका घर डूब जाएगा, ये में इकट्ठा होगा इसी क्लास में। मान लो इससे बोलो कि तुम लोग ए साइड में हो, बोला कैसे डूब जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और बी वाले कह रहे सिंचाई आएगी, बिजली आएगी, मारो इनको दबा के। अभी इसी क्लास में चला चला सामान मारते, तो इससे क्या पैदा हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता। अब मैं तुमसे कहूं गलत कौन है और सही कौन है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, न्यूट्रल तो तब हो गए, न्यूट्रल मतलब आप बीच में हो जब दोनों देख सकते हो। ये चीज तुम्हें जो अब जो सिखाने जा रहा हूं वो तुम्हारे पूरे यूपीएससी करियर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सिखाने जा रहा हूं, सभी सब्जेक्ट के लिए सिखाने जा रहा हूं। हमसे बोल दिया जाता है न्यूट्रल होना, लेकिन ये होता कैसे है ये समझो। इसमें गलत कौन और सही कौन है, सवाल है आप किस साइड खड़े हो, आप किस साइड खड़े हो। आप इस साइड खड़े हो, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, डैम बनना चाहिए। आप ए साइड खड़े हो, आपको लॉस हो रहा है, नहीं बनना चाहिए। मणिपुर की हिंसा पढ़ लो, एक कह रहा है इसको रिजर्वेशन मिला, इसको नौकरियां मिल रही है, रिसोर्स मिल रहा है, हम भी इसी देश के नागरिक, हमें क्या नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो कैसे करे, बोले अपनी संघर्ष को एक आइडेंटिटी के साथ जोड़ दो, और जब जोड़ दो तो आपस में क्या हुआ, क्लैश हो गया। एक कह रहा मुझे रिसोर्स चाहिए, एक कह रहा मुझे रिसोर्स नहीं देना, और राज्य कह रहा यार हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है। पूरी हिंसा इसी पढ़ लेना आज, पूरी हिंसा के पीछे बहुत छोटा सा यही एक रीजन है, एक को रिजर्वेशन मिला हुआ, एक को रिजर्वेशन नहीं है, होगी लड़ाई। और हर स्टेट में हो रही है, राजस्थान में, हरियाणा में जाके देखो, एमपी में बात शुरू हो गई कि भैया हम आएंगे तो इनको रिजर्वेशन देंगे, चल रहा है पूरे देश में। क्योंकि अब सही क्या है और गलत क्या है, अब आपको लेना है डिसीजन। अब सिखाता हूं, तो आपको पहले समझ में आया कि किसी भी चीज के कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत होगा। अभी इसी में पर्यावरण भी तो आ गया, मान लो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है, अब छोड़ो तुम आपस में घर भर किनारे करो, अब दो सज्जन देख रहे हैं इसको, एक पर्यावरणविद हैं, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट उनके रगों में बस रहा है मान लो, और एक इकोनॉमिस्ट हैं जो जीडीपी के बारे में बात करते हैं। अब जरा इस पे देख लेते हैं, एक पर्यावरण वाले हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं और ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हाँ जी ऐसा ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कैलकुलेट किया कितने पेड़ डूब जाएंगे, कितना पहाड़ डूब जाएगा, कितना इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तुरंत रिपोर्ट क्या आएगी, इट्स अ लॉन्ग टर्म वेरी मच डिजास्टर, खत्म। और ये बात मैं कह रहा हूं, आप जाके देखिए, भारत में कुछ साल पहले पर्यावरण मंत्रालय भारत के कई प्रोजेक्ट को नल एंड वॉइड कर चुका था। 2010 से 2013 का जो साल है, कभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, फॉर इंडिया 2010 टू 2013 वाज द बॉटल नेक ईयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी वो जो साल था वो भारतीय अवसंरचना के विकास का अवरुद्ध साल था। कारण जानते हो क्या था, भारत जितने प्रोजेक्ट बनाता था सारे डिपार्टमेंट से पास होते, जब इन्वायरमेंट के पास पहुंचता तो मिनिस्ट्री उसको रोक देती थी, ले बजट पास, सड़क बनेगी, हाँ भाई पत्थर वत्थर रखा गया, मंत्री जी फोटो तो खिंचा लिए, बढ़िया मस्त सड़क बनने जा रही है। पता चला मिनिस्ट्री के पास पहुंचा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री का नाम ही रख दिया गया था काम रोको मिनिस्ट्री। अब पुराने न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्काइव पढ़िए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक गया था। पर्यावरण, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, रोक दो, सड़क ही नहीं बनी, पुल ही नहीं बने, रेलवे ब्रिज ही नहीं बना। इसको बॉटल नेक ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था बॉटल नेक, रुक गई थी, स्टैग्नेशन में आ गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। अब ये दो सज्जन हैं, आप पर्यावरण मंत्री बन गए हैं, आप साहब अर्थशास्त्री बन गए हैं। हाँ जी, आप अर्थशास्त्री हैं, आप पर्यावरण। अब बताओ पुल बनना चाहिए, ये डैम बनना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे सड़ेंगे तो आप इसको और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ये तो ठीक मैडम अपना घर बचा रही थी कि मेरा घर जमीन चला जाएगा, अब आप ये कहेंगे जब पेड़ पौधे सड़ेंगे तो इससे मेथेन निकलती है, जब कोई चीज सड़ती है तो मेथेन गैस निकलती है, मेथेन ग्रीन हाउस गैस है,
और ग्रीन हाउस गैसेस जब बढ़ेगी तो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ज्यादा क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी बहुत ज्यादा प्रभाव पैदा हो जाएगा। आप तो और गहरे में उतर जाएंगे। और आप जनाब अर्थशास्त्री हैं, आपको पता है कि इस वाली नदी जिसका हम पानी रोक रहे हैं डैम बनाकर, उससे भैया 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। और इस 1000 मेगावाट बिजली से हम इतने गांवों को बिजली दे सकते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं, इतना क्यूसेक पानी से सिंचाई कर सकते हैं। आप अपने स्टैट दे रहे हो। हम भैया जो है आम देश के नागरिक हैं, हम किसकी सुने? कौन गलत है और कौन सही है? कौन गलत है और कौन सही है? यहां पे ये गलत है? नहीं गलत है। ये गलत है? नहीं गलत है। तो भाई जब दोनों सही हैं तो मैं डिसीजन किसकी सुनूं? प्रॉब्लम आई? यही प्रॉब्लम सिविल सर्विसेज है। योर लाइफ लाइज बिटवीन हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। प्रैक्टिकल तुम्हें लेकर चला गया तुम्हारे जीवन में। आने वाले समय में जब तुम ऑफिसर बनोगे, यही समस्या से गुजरोगे। समझे? अब बताओ कौन से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। हाय दैया, वो बेचारे जिनका बाढ़ में खेत डूब रहा है, अस्पताल में बिजली नहीं मिलनी चाहिए, स्कूल में बिजली नहीं आनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? मुश्किल आ रही है? नहीं आ रही है? डिस्कशन क्या होता है? जूता चलता है लास्ट में। ठीक है, डिस्कशन थोड़े ना होता है हमारे देश में। लास्ट में माइक वाइक फेंका जाता है, देखो संसद में होती है, माइक ही निकलवा दिया सरकार ने। कई विधानसभाओं में दे माइक पे माइक, डिस्कशन ही तो होती है। और क्या होता है? कुर्ता उड़ता फट फट के बराबर हो जाता है। हाँ, अच्छा, कोयला दूसरा ऑप्शन है। भारत में 67% बिजली कोयले से। कोयला जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्वच्छ ऊर्जा में गिनी जाती है। इट कंसीडर एज अ क्लीन एनर्जी। और तुमने जाकर पेरिस में कसम खाई थी कि भारत 400 मेगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट करेगा। अब बताओ, गीगावाट। तो उसके लिए तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना बहुत जरूरी है। अब बताओ। और यही कारण जो उत्तराखंड में जो तबाही हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने डायनामाइट लगा के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा ताकि हम डैम्स बना सके, सड़कें बना सके। तो पहाड़ का बेस क्या हुआ? हिल गया है। पहले पहाड़ का बेस हिला, पहाड़ का मूड हिल गया। बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम रोज बम धमा रहे थे, आज हम ही नीचे आ जाते हैं। तो सबको लेके नीचे उतर जा रहा है। सही क्या होगा और गलत क्या होगा? अब यहीं से तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। तुम्हारी अपने जीवन में, तुम्हारे अपने करियर में कोई भी डिसीजन, हमने अभी वर्ड यूज किया राइट और रॉन्ग, ये दोनों शब्द नहीं होंगे। डिसीजन मैक्सिमम नहीं होगा, डिसीजन ऑप्टिमम होगा। कौन सा डिसीजन होगा? ऑप्टिमम डिसीजन। ऑप्टिमम डिसीजन यानी महत्तम निर्णय। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम निर्णय, इसमें क्या होगा? महत्तम। अब महत्तम का मतलब क्या हुआ? ये ऑप्टिमम वर्ड। फिर हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर ये कहता है कि उस टाइम फ्रेम में, उस समय में, उस समाज के अनुकूल, इन अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटीज नीड, टाइम और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के अनुरूप जो डिसीजन ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होगा, टू रीच ऑप्टिमम आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसका मतलब यह नहीं कह रहा सभी लोगों को। वर्ड क्या यूज हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फायदा पहुंचाने वाला निर्णय होगा। लेकिन निर्णय लेते समय क्या है? द कंडीशन, देयर आर टू कंडीशन। वो समय क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, और उस सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, जो डिसीजन लिया जाएगा वो देखा जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर टाइम बीत गया और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट बदल गई, तो हो सकता है जो उस समय डिसीजन लिया गया वो आगे चलकर गलत हो जाए। जोशीमठ
एग्जाम्पल देता जा रहा हूं। हमारी समस्या आई 1962 में, हम चाइना के साथ वॉर हार गए, हमारा एक बड़ा हिस्सा निकल गया अक्साई चीन का। चीन ने हमारे हिस्से पे क्या किया, कब्जा कर लिया है। तो क्लियर है ना, जो भी नए बच्चे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा पूछे जरूर, ये डिस्कशन चल रहा है अभी सिर्फ मैं तुम्हारे दिमाग को खोल रहा हूं। अभी जो तुम पीछे से लेकर आए हो ना, उसको मैं सिर्फ छिथड़े उड़ा रहा हूं उसके, कि तुम्हारी पढ़ने की अवधारणा इस क्लास में काम नहीं आएंगी, तुम्हें मेरा तरीका सीखना पड़ेगा। यूपीएससी में एक पर्सनालिटीज पढ़ती हैं, स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। और अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें डिसीजन लेने हैं, और डिसीजन लेने के बड़े प्रोसेस। तो जोशीमठ में ये हुआ कि भाई हमारे जो पर्वत हैं, हमारे तीर्थ स्थान, हमारी जो बाउंड्री लग रही है, वहां तक हमारी सड़कें जानी चाहिए। चीन आज वॉर स्ट्रेटजी में हमसे आगे है। वो 24 आवर के अंदर हमारी बाउंड्री पे आके बैठ सकता है, अपनी सारी फौजें डिप्लॉय कर सकता है। भारत में कम से कम 72 घंटे लगेंगे, 3 दिन में हम अपनी पूरी आर्मी डिप्लॉय कर पाएंगे। तब तक तो वॉर खत्म हो जाएगी हमारी। वो 24 घंटे के अंदर पहुंच सकता है, हम 72 घंटे में पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो वेल कनेक्टेड नहीं हैं। तो 1962 में चलिए हम युद्ध हार गए। हमें समझ में आया कि अगर हमने सही समय पे फौजों को उतार दिया होता तो हम लड़ाई जीत जाते। हमारे सैनिक को थप्पड़ थप्पड़ मार के मार देते चीनियों को। चीनी तो मजाक मजाक में खा जाते हैं, ठीक है, हंसने में जाए दूर की बात है। तो हमारे ये रिक्वायरमेंट हुई कि हमें अपने बॉर्डर को वेल कनेक्टेड करना है, हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है। पहाड़ों के लोग पलायन कर रहे थे, जॉब नहीं थी, तो पहाड़ के सारे लोग किधर जा रहे थे, छोड़ छोड़ के मैदानी इलाकों में जा रहे हैं। तो हमें वहीं जॉब क्रिएट करनी ताकि वो पहाड़ों से ना हटे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें बनाना पड़ेगा। सो हमने किसको चुना, हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को चुना, हमने इकोनॉमी को चुन लिया। उस समय की सबसे बड़ी जरूरत यही थी, क्योंकि हम एक युद्ध हार गए, आगे चलकर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के सामने खतरा आ जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करके लिखो, नहीं लिखना जा रहे हो फिर से मुझसे पूछो, लिखो उसको, कनेक्ट करके लिखो जो मैं बातें कह रहा हूं। 1962 का वॉर, अक्साई चिन, ये वर्ड तुम्हें लिखना चाहिए अपनी कॉपी में। यही तुम्हें एक्टिव लर्निंग सिखा रहा हूं। फिर मैंने क्या कहा कि हमें क्या चीज की जरूरत थी, हमारे सारे जितने बॉर्डर्स हैं, सीमा है, वो सड़कों से कनेक्ट होनी चाहिए। क्या दिखाया इंडिया वर्सेस चाइना में, चाइना 24 घंटे के अंदर आ जाएगा बॉर्डर पे, हमें 3 दिन का समय लगेगा। तो क्या होगा, हम वॉर ऐसे ही हार जाएंगे। तो हमारी क्या जरूरत महसूस हुई कि हमें अपने बॉर्डर को वेल कनेक्टेड करना है, सड़कें बनानी पड़ेंगी जिस पे टैंक जा सके, सेना की गाड़ियां जा सके। और दूसरा हमने क्या देखा, पहाड़ी लोग पलायन कर रहे हैं, जो माउंटेन पीपल है वो क्या कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं वहां से जॉब के लिए, क्योंकि पहाड़ों पे जॉब नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि उनको वहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये सारे पॉइंट्स लिखे, ऐसे लिखना होता है डिस्कशन, कि आप उसको कनेक्ट करते जाओ, तभी आप पिक्चर बना पाओगे। लिखा इसको। हमने क्या चुना, हमने सोसाइटी की नीड और टाइम के अकॉर्डिंग हमने सुना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमने तेजी से सड़कें बनाना शुरू किया, बनाया, जंगलों को काटा, पहाड़ों को काटा, सड़कें बनाई, कनेक्ट किया, सड़कें बनी, गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ। गाड़ियों के आने जाने से क्या हुआ, पहाड़ों पे प्रेशर आना शुरू हो गया। हमने और पेड़ काटे, क्योंकि जब लोग आने जाने लगे तो टूरिस्ट की जरूरत पड़ी, तो सड़क ने क्या किया, टूरिस्ट का आवागमन बढ़ाया। लिखो, तो क्या हुआ, जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, सड़कें बनाई, तो टूरिस्ट क्या हुए, बढ़ गए। जिसने भी गाड़ी उठाई सट से वहीं पहुंच गया। लोग मौज मस्ती, रील बनाने से लेके हर काम के लिए पहुंच गए। तो जब वो पहुंचे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो हमें ज्यादा होटल्स, ज्यादा आवासों की जरूरत पड़ी। तो जब होटल और आवास बनाओगे तो क्या करोगे, पेड़ काटोगे। तो ट्री क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है। तो ट्री क्या करता है, वो पहाड़ की मिट्टी को होल्ड करके रखता है। ट्री क्या काम करता है, उसके रूट्स पहाड़ की ढालों को होल्ड करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। पानी का जो फ्लो आता है, पहाड़ों पे पानी तेजी से नीचे उतरता है, उस जैसे वो क्या होता है, जैसे तुम्हारी गाड़ी चल रही तो ब्रेकर आ जाता है, तो गाड़ी क्या करते हो, धीमे कर लेते हो, नहीं तो दांत ऊपर वाले नीचे वालों का मिलन हो जाएगा। तो आप गाड़ी धीमे। उसी तरह क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वो पानी जब नीचे से उतर रहा तो उसके लिए ब्रेकर का काम करते हैं, तो पानी की स्पीड को रोक देते हैं, तो पानी ज्यादा कटाव नहीं कर पाता है। तो ये बड़ा अच्छा। अब आपने मकान बनाने, होटल बनाने के चक्कर में क्या किया, सब कुछ आपने काट पीट के बराबर कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ भाई, आपने होटल बनाया तो वहां आपको पानी चाहिए, लोग वहां नहा रहे हैं, ढेर सारे लोग आ रहे हैं,
ठीक है, स्विमिंग पूल बना दिया, रिजॉर्ट बना दिए। पानी कहां से निकाला तुमने? ग्राउंड वाटर से। भाई पहाड़ों पे पाइपलाइन तो तुम बिछाओगे नहीं, जैसे यहां पे बिछा हुआ है। तो पहाड़ी आपने पानी कहां से निकाला? ग्राउंड से। जब ग्राउंड वाटर पानी निकाला तो अंदर से जब पानी निकाल लोगे, अभी मैं इसका पानी पी जाऊं, अंदर का पानी खाली कर दूं तो ये बोतल कैसी हो जाएगी? खोखली। तो जरा सा भी मैं प्रेशर दूं, अभी मैं प्रेशर दे रहा हूं, बोतल नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मैं इसको खोखला कर दूं, पानी पी जाऊं और अभी मैं इसको दबाऊं तो क्या होगा? ये क्रश हो जाएगी। सेम तुम्हारी अर्थ के सिस्टम के साथ हुआ। तो जब वो अंदर से हॉलो होने लगी, जब हमने उसका पानी हमने निकालना शुरू कर दिया, तो जैसे ही पहाड़ों का ऑलरेडी वेट बहुत ज्यादा है, तो जमीन क्या हुई? नीचे से हिलने लगी, क्रश होने लगी। और जब वो क्रश होने लगी तो पहाड़ क्या होने लगे? हिलने लगे। और हमारे मकान होटल की क्या औकात है पहाड़ों के आगे? जब वो 19-20 जरा सा पानी गिरा तो पानी क्या हुआ? पानी रोकने वाले पेड़ ही नहीं है, वो बहुत तेजी से नीचे आए। तो नीचे आ रहे तो अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहे हैं, मिट्टी भारी होकर नीचे आ रही है, हैवी होकर आ रही है। इसको हम लोग लैंड स्लाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? लैंड स्लाइड। जब जमीन खिसक जाए तो इसको भूस्खलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूस्खलन। और जब वो मिट्टी खिसक आई तो उसके ऊपर बना हुआ मकान, दुकान, होटल की क्या औकात है? वो भी नीचे आ जाता है। और जब वो नीचे आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। डिजास्टर क्या होता है? बिल्कुल कम समय में बिना चेतावनी के दी हुई कोई भौगोलिक घटना, वो डिजास्टर हो गई, जो तुम्हारे जानमाल को नुकसान पहुंचा रही है, लोग मर जाते हैं। तो अभी क्या हुआ? जोशीमठ की सड़कें धंसने लगी, मकान में क्रैक, लोगों को मकान छोड़कर भागने पड़ा कि नहीं पड़ा? देखा पड़ा होगा आप लोगों ने जोशीमठ में क्या हुआ, बड़ा चर्चा चल रहा है। और तमाम वैज्ञानिकों ने कह दिया कि अब यहां पर कोई भी डेवलपमेंट ना करो। अब फिर बड़ी मुसीबत है। एक तरफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, अगर हम सड़कें नहीं बनाएंगे तो हम चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे, बनाएंगे तुम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। अब तुम बताओ क्या करोगे? फिर प्रॉब्लम आ गई। तो आपके जो डिसीजंस होते हैं वो ना कभी हमेशा सही रहेंगे, ना कभी हमेशा गलत रहेंगे। आप उस टाइम में सोसाइटी की नीड या कंट्री की नीड के हिसाब से जो डिसीजन लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम बेनिफिट टू द पीपल, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम बेनिफिट टू द पीपल, वही ऑप्टिमम डिसीजन होता है। तो मैक्सिमम डिसीजन नहीं होता है कि सबको लाभ पहुंचा देंगे, नहीं। इसका मतलब हमेशा तुम्हारे किसी ना किसी डिसीजन से किसी ना किसी को नुकसान होगा ही। आप सबको संतुष्ट करते हुए डिसीजन नहीं ले सकते, याद रखिएगा। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे आप हो ऑफिसर्स, वो जब भी कोई डिसीजन लेंगे कोई ना कोई आपके खिलाफ खड़ा होगा ही। लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि डिसीजन लेते समय वो ऑप्टिमम कैलकुलेशन कितनी कर रहे हैं, ऑप्टिमम कैलकुलेशन कितनी कर रहे हैं। क्लियर है? ये बड़ा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। और अब आपने फिर से हम अपने पुराने वाले गेम पे आ जाते हैं, बांध डैम पे फिर आ जाए। तुमने पूछा सर डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने जब इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में हमने इन दोनों सांप को अंदर कर लिया, बड़ी तकड़ी कैलकुलेशन है ये। तो हमने कहा ये दोनों लोगों को कंसीडर कर लेते हैं। हमने देखा कितनी बिजली पैदा हो रही है, उससे कितना आर्थिक लाभ होगा, कितना सिंचाई हो रहा है, जीडीपी का उत्पादन कितना बढ़ेगा, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। हमने कैटेगरी एक बना ली, एक्स और वाई। जो ये बिजली पैदा हो रही है, इन्होंने कहा इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। हमने कहा चलो इन्वायरमेंट तो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम मान लो हम कुछ 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, 100 मेगावाट बिजली कोयले से जब पैदा होगी बाई कोल, तो उससे इन्वायरमेंट को ज्यादा लॉस होगा। और हम यहां जब 100 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इससे लॉस केवल कुछ लोगों का विस्थापन है, मौत नहीं है, विस्थापन है, जिनको हम कहीं और विस्थापित कर सकते हैं, चाहे वो खुद से करना चाहे, हमें जबरदस्ती करना पड़े। तो उस कंडीशन में जब आपने एक्स और वाई को कंपैरिजन किया, आपको लग रहा है कि डैम बनाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, केवल कुछ लोगों के लिए नुकसान कर रहा है, तो डिसीजन किसके पक्ष में आप लेंगे? ऑप्टिमम लोगों के लिए। आपको पता है कुछ लोगों को नुकसान होगा ही, लेकिन जो पावरफुल है, जो डिसीजन लेता है, वो क्या करेगा? वो देखेगा कितने ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच रहा है। अगर ज्यादा फायदा हो रहा है, so yes, I will accept it.
बट ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ये केवल उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा। और एग्जांपल दूं, आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है, दूं। 1945 में जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब से हमला हुआ, क्लियर। फिर वक्त बदला, आगे गए। जापान जो है वो एक साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्टिक से निकलकर फिर वो अपने विकास किया था, टेक्नोलॉजी डेवलप किया, सब कुछ किया। जापान रिंग ऑफ फायर पे है। अब ये सब वर्ड तुम्हें लिखो, ये ज्योग्राफी में आएंगे। जापान कहां है? रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी होता है। ये टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, आगे आप पढ़ेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये एक ऐसी प्लेट है पृथ्वी की जो नष्ट हो रही, खत्म हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। तो जापान रिंग ऑफ फायर पे है। इसकी वजह से दुनिया का सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है वो कहां आता है? जापान में आता है। जापान की जमीन हमेशा हिलती रहती है, अर्थक्वेक सबसे ज्यादा जापान में आता है। जापान ने कई साल पहले देखा कि उसके यहां लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, टोक्यो दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला देश बन गया है। तो जब आप अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं, ये आपका पार्ट है, बड़े ध्यान समझना, जब हम अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हमें अर्बनाइजेशन की डिफिनीशन है कि पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन। जब हम शहरीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। गांव में एसी लगा हुआ देखा तुमने? कहां पर है? शहरों में। तो एसी किससे चलता है? आबरा के डाबरा से, बिजली से। जिसके घर में कभी मान लीजिए हम लोग क्या मध्यवर्गीय परिवारों से आए हैं, ड्राइंग रूम में एक ही एसी होता था जिसके यहां लगा होगा, चाहे विंडो चाहे स्प्लिट, और हर समय उसको चलाने की छूट नहीं होती है। जब कोई विशिष्ट मेहमान आएगा तभी चलेगा, या रात में पूरा परिवार उसी एसी के आसपास जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो वहीं सोते ना। ऐसा नहीं कि ये मम्मी पापा कमरा, ये भाई बहन का, सब लोग इकट्ठे, जो जहां बेड के किनारे इधर एसी चल रहा है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ, होता है। और अगर पिताजी ने दिन में तुम्हें एसी चलाते हुए देख लिया, अब वो ऑफिस से आ गए और उस समय तुम एसी चला टीवी देख रहे हो, तो तुम्हें दिव्य दर्शनों का प्राप्ति होती है। दह कुटाई, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। मनी मन सोचते हैं आप ही भरेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन होता है कि नहीं होता है? बिजली का बिल, और जिस महीने बिजली का बिल आ गया रेगुलर से ऊपर, उस दिन पापा का मूड ऑफ होता है, घर में बवाल कटता है, मेरे पीछे तुम लोग क्या करते हो, मम्मी झगड़ा होता है, तुम दिन भर टीवी देखती रहती हो, दिन भर एसी चलता होगा तभी तो इतना बिजली का बिल कैसे आया? मम्मी कहते हमें क्या पता, हम थोड़े ना बिजली विभाग में। तो फिर आरोप ये मेरे ख्याल से सभी घरों की कहानी होगी जिनके घर में कूलर एसी चलो, अगर बिजली का बिल जब आया होगा। होता है कि नहीं होता है? भाई कुछ अमीर परिवारों में नहीं होता, लेकिन हमने तो ज्यादातर ऐसे देखा है। हमारे तो खैर एसी वैसी नहीं था, हमारे कूलर पे लड़ाई हो जाती थी। कूलर भी लिमिटेड टाइम के लिए चलता था। पिताजी अक्सर सुबह 4 बजे उठ के बंद कर देते, बोले अब क्या जरूरत है कूलर की, ठीक है कि अब तो मौसम ठंडा हो गया है, बंद हो जाता था वो। तो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे हम, शहर का मतलब हुआ, शहर को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया? जहां पर कैपिटा, इसको हम लोग जो बोलते हैं ग्रोथ इंजन, क्या बोलते हैं शहरों को? ग्रोथ इंजन, ग्रोथ इंजन, समृद्धि का इंजन बोलते हैं। यानी यहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है। तो जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी तो आप, जैसे गांव में ग्रामीण सेवा ऑटो हाथ दिया है भैया, छोड़ दोगे क्या वहां पे? ठीक है, यहां पे उबर ओला ऐसे चलते हो ना, वहां गांव में कहां उबर ओला चल रही है, यही सब चलती है। तो वो क्या होता है, वो ज्यादा डीजल कंज्यूम कर रही है, पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, गैसोलीन कंज्यूम कर रही है। तो जो हमारे अर्बन सेंटर हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन, आर्थिक समृद्धि का इंजन, यानी पूरे देश की इकोनॉमी को वो खींच रहे होते हैं। क्योंकि शहर क्या होते हैं? इंटेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तीव्र आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तीव्र आर्थिक। जैसे आप इसी क्लास में बैठे हो, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, कैमरा है, लेकिन आप किसी गांव के स्कूल में चले जाओ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा यहां पे।
बढ़ गया। तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ गई। अब जापान के साथ भी बढ़ गई, शहरीकरण तेजी से आगे बढ़ा। अब जापान ने एक डिसीजन ले लिया कि हम एटॉमिक एनर्जी जनरेट, क्योंकि कोयले से बिजली बनाएगा, आइलैंड है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब कोयला जलता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके साथ साथ फ्लाई ऐश, कौन सा वर्ड है एग्जाम में आया हुआ है प्रीलिम्स में, फ्लाई ऐश जनरेट होती है। मेरे शब्दों को लिखना जिस दिन तुमने सीख लिया, यूपीएससी में जाके बैठोगे को कह रहे सब तो सर ने पढ़ा रखा है। फ्लाई ऐश ये बहुत बारीक राख होती है, ये उड़ती है और उड़कर वनस्पतियों पे बैठ जाती है, फसलों पे बैठ जाती है। तो जब उसके ऊपर सब्सिडाइज हो जाएगी, बैठ जाएगी, तो ये फोटोसिंथेसिस रोक देती है। एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है, जाके चेक कर लेना प्रीलिम्स में। तो फोटोसिंथेसिस रोक देगी और फोटोसिंथेसिस की वजह से ही पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, फूड अपना प्रिपेयर करती हैं। तो अगर ये फ्लाई ऐश क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस रोक देगी, पेड़ पौधे मर जाएंगे। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती क्या है, इस प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडल से ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि पेड़ पौधों का होना बड़ा जरूरी है। अब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से इनकी कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता खत्म हो गई, आपने डिजास्टर कर दिया। जापान के सामने भी क्वेश्चन है, जापान ने क्या किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसकी बिजली की जरूरत बढ़ गई थी और उसको ग्रीन हाउस गैसेस कम करना था। दोनों चुनो, तो सबसे अच्छा उस समय विकल्प आया कि चलो अब हम लोग एटॉमिक पावर स्टेशन बनाते हैं। लेकिन वो देश की ज्योग्राफी क्या थी, वो रिंग ऑफ फायर पे था, हमेशा हिलता डुलता रहता था। ऐसे 80% भूकंप ज्वालामुखी कहां आते हैं, जापान में। रिंग ऑफ फायर बहुत ज्यादा वनरेबल बेल्ट है। सब कुछ ठीक चल रहा था, डिसीजन अच्छा था उस समय के हिसाब से। लेकिन 2011 में एक घटना हुई, जबरदस्त भूकंप आया। जापान अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था, उसने 11 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार बना दी थी कि समुद्र का पानी अंदर ना आए। और जापान के तटों पर एक वेव उठती है, इसको सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानीज वर्ड है, सुनामी, ये भी आपके सिलेबस में है। सुनामी नाम तो सुना ही होगा, भारत में बहुत डिजास्टर हुआ 2004 में। सुनामी, सुनामी का मतलब होता है जायंट वेव्स, जायंट वेव्स यानी दैत्याकार तरंगे, वेव्स। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है, यानी कि व्हेन अर्थक्वेक अकर्स इनसाइड द सी, तो वो क्या करता है, वेव्स को एनर्जी दे देता है, तो समुद्र की लहरें भयानक ऊंची हो जाती हैं। तो जापान ने फुकुशिमा जब पावर प्लांट बनाया, अभी नाम हाल में सुना होगा तुमने, अब ये दुनिया को अपना दर्द देने जा रहा है। फुकुशिमा पावर प्लांट, फुकुशिमा मेंस में आया हुआ है, प्रीलिम्स में भी आया हुआ है। तो आसपास 11 मीटर ऊंची कंक्रीट की थी, पूरे समुद्र के साथ बना दी, ये जापानी बना सकता था। उसको लगा नोबडी कैन टच मी बे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूं। 11 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार, क्या कोई बिगाड़ेगा। 2011 में वहां पर एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक, और चूंकि उसका सारा हिस्सा जापान के समुद्र से घिरा हुआ है, इतनी भयानक वेव्स आई, वो 15 मीटर ऊंची निकल गई। और इतना भयानक वो अर्थक्वेक था कि उसने फुकुशिमा परमाणु प्लांट को जर्जर कर दिया, क्रैक मार दिया, और रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होने लगा। और रेडियो एक्टिविटी बड़ी खतरनाक होती है। हालांकि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, उसने रोबोट्स का प्रयोग किया, उसने हर तरह की चीजें की कि वो रेडिएशन को रोक ले। पूरी दुनिया के सामने खतरा, क्योंकि रेडिएशन इतना खतरनाक है, जापान से ज्यादा कौन झेल सकता है, जिसने परमाणु बम का हमला झेला है। उसकी पीढ़ियां खराब हो गई, जनरेशंस खराब हो गई, इतना खतरनाक होता है एटॉमिक रेडिएशन 2011 में। और उस दिन के बाद से जापान को अपना परमाणु प्लांट एनर्जी बंद करनी पड़ी 2011 के बाद। और अभी मैं क्यों इसके बारे में एग्जांपल दे रहा हूं, आज से कुछ दिन पहले उसने वो जो पानी जिसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई थी, वो इतना खतरनाक है कि उसको जापान भी रख नहीं सकता। उस पूरे एरिया में जो पानी था वो क्या हो गया,
रेडियो एक्टिव हो गया है, अगर वो आपको टच भी हो जाए तो आपका जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा, हमारे जीन खराब हो जाएंगे, वो जिस चीज के साथ मिल जाए उसको बर्बाद कर देगा। जापान उस पानी को ट्रीट करता रहा, अभी हाल में उसने समुद्र में छोड़ना शुरू किया है और पूरी दुनिया में कंसर्न हो गया है कि ये जो पानी वो छोड़ रहा है वो पूरी दुनिया के ग्लोबल ओशियन वाटर की क्वालिटी को खराब कर देगा, रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। और जापान कह रहा है इससे ज्यादा अपने पास अब उसको नहीं रख सकते, हमने ट्रीट कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया है, और वो पानी को लगातार समुद्र में छोड़ रहा है। तो मैं तुमसे पूछूं कि इस कहानी में गलत क्या और सही क्या है? अब आप समझ गए होंगे कि जो निर्णय एक समय सही हो सकता है, दैट इज अ राइट डिसीजन, वो एक समय आकर गलत हो जाएगा। जो डिसीजन इस एटॉमिक, जब उस समय डिसीजन लिया गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड से बिजली नहीं बनानी है, तो कोयले से नहीं बनानी है, कहां से बनानी है? एटॉमिक पावर प्लांट से, तो डिसीजन सही था। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाती तो क्या होता? लोगों की हालत खराब हो जाती। और अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई, भाई हम कहां हैं, हम रिंग ऑफ फायर पे बैठे हुए, हमारे लिए ठीक नहीं है, तो अब वो ग्रीन एनर्जीज की तरफ जा रहा है। तो ये डिसीजन क्या सही है क्या गलत है कहना बड़ा मुश्किल है, किस टाइम में हो और सोसाइटी की नीड्स क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय जापान अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं चेंज करता तो अर्बनाइजेशन, वो कभी रैपिड अर्बनाइजेशन कर ही नहीं पाता। आज जो उसको ग्रोथ मिली है वो कभी उसको मिल ही नहीं पाती। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए उसको बहुत हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन की जरूरत पड़ती है, उतने भारी मैग्नेट बनाने के लिए उतनी बड़ी बिजली की जरूरत पड़ेगी, तब बुलेट ट्रेन चल पाती है। बुलेट ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन पे चलती है। किसने लिखा है? मेंस का क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक लेविटेशन पे चलती है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन पटरी पे थोड़ी चलती है, वो एक मैग्नेटिक गद्दा होता है। जब दो चुंबक को एक साथ लेकर आओगे तो वो कई बार एक ही अगर पोल है तो वो एक दूसरे को क्या करता है? खिसकाता है। उसको मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेविटेशन। यानी दोनों को एक ही पोल में कन्वर्ट कर दो, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, क्योंकि अपोजिट पोल में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, चिपक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है कि बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी समझाइए। वो पटरी पे नहीं चलाते हो, वो रेल पे नहीं चलती है, वो किस पे चलती है? मैग्नेटिक लेविटेशन में। चुंबक कैसे बनता है? इसमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है जब फ्लक्स करते हैं। तो जापान को उस समय नीड थी। तो जो आज सही है वो आने वाले समय के लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है सोसाइटी में। तो आज आपने सीखा कि हमें किसी भी चीज को गलत या सही नहीं बोलना है, ये आम इंसान बोलते हैं। हमें हर चीज को क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल अप्रोच के लिए हमें दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा क्या ये गलत है, तो आपको बचाव के लिए मैंने इंटरव्यू में आपको पॉइंट दे दिया कि ये इस टाइम जोन और इस सोसाइटी की नीड के हिसाब से सही है। अगर कल को सोशल वैल्यूज बदलती हैं, कल के जो टाइम बदलते हैं, उसके लिए गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार कुरीतियों के ऊपर उंगली उठाते हैं, घूंघट, किससे? महिला का अधिकारों का हनन हो रहा है। घूंघट में क्यों रहे महिला? लेकिन जो लोग इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि एक समय काल था, वो उस समय के लिए ठीक था जब आक्रमण हो रहे थे, महिलाओं को एब्डक्ट कर लिया जाता था, अपहरण हो जाता था उनका, फीमेल्स का। हरम जैसी व्यवस्थाएं थी यहां पे, मतलब एक महिलाओं का उसको जो युद्ध में सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जाता था। महिलाओं को कमोडिटी समझा जाता था कि युद्ध में जीत लिया तो जीती हुई वस्तु समझा जाता था उन्हें। तो जैसे राजा या कोई बादशाह था वो अपने खजाने में सोना चांदी रखता था, वैसे अपने हरम में वो महिलाओं को रखता था। तो वो एक सोशल, एक ऐसा बैड कस्टम था, बुरा कस्टम था जो ठीक नहीं था। तो उससे बचाने के लिए कम उम्र में विवाह होना शुरू हो गया, या महिलाओं को पर्दे में रखा जाने लगा, या कुछ जातियां जो बहुत ज्यादा लड़ती थी वो पैदा होते ही लड़की का गला घोंट देते थे या मार देते थे। ऐसा हुआ करता था। लेकिन यह कस्टम किस समय था? उस समय काल के लिए यह बनाया गया था। लेकिन कोई आज अगर उसका समर्थन करता है कि भाई लड़की घूंघट में रहेगी, कम उम्र में विवाह कर देंगे, तो उससे क्वेश्चन करो एक ऑफिसर की तरह, कहां से आक्रमण हो रहा है भाई चाचा तुम्हारे यहां? आज भारत संविधान से चलता है, पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, सोशल मीडिया है। आज कौन तुम्हारे ऊपर जो है कौन उठा ले जाएगा, कौन हरम में ले जाके रख रहा है भाई मेरे?
तो ये आज का समय बदल गया, तो आपको भी अपने मूल्य क्या करने पड़ेंगे, बदलने। और जब नहीं बदलोगे तो क्या होगा, एक कुरीति जन्म लेगी और मूल्यों का संघर्ष शुरू हो जाएगा। वो जो कहेंगे हाँ हमारे यहां ऐसे होता, हमारे बहू बेटियां मुंह नहीं दिखाती हैं, देखना कभी बात करना, ऐसे बोलते हैं हमारे यहां पर्दे में रहती है, बहू बेटियां मुंह नहीं दिखाती हैं। तो उनसे पूछो क्यों, बोले परंपरा है, ना उनको पता है और ना दूसरे को पता है, क्योंकि उनको उनके पिताजी ने, उनके पिताजी ने उनको पिताजी ने, उनके पिताजी उनको पिताजी, ये बताया था। तो वो चीजें हमें, आप भी जाएंगे, आप सरकार कहेगी कि भाई कुरीतियों को खत्म करो, आपसे गवर्नमेंट यही उम्मीद करेगी कि आपके जिले में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बहुत आईएएस हैं, बहुत क्लोज है मेरे, तो वो गए, उनका राजस्थान में पोस्टिंग हुई, तो वहां बहुत ज्यादा बाल विवाह होता है, बहुत ज्यादा। तो वो डंडा लेके मार नहीं सकते थे, कानून तो बहुत पहले सरकार ने बना दिया, तो जा जाके वो समझाते थे लोगों को कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बाकी में उनको बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला और उनकी पंचायत बहुत प्रोग्रेसिव पंचायत मानी गई आगे चल के। तो ये ऑफिसर्स इस तरह से चीजों को इस्तेमाल करते हैं कि लॉजिक आपको देना पड़ेगा, भाई समय काल बदल गया है, तो टाइम एंड सोसाइटी की नीड्स क्या है, ये हमें चीजें बताती क्या सही और क्या गलत है। क्लियर है? तो आप तभी न्यूट्रल अप्रोच रख पाओगे जब तुम मैक्सिमम डिसीजन नहीं, किसकी डिसीजन की तरफ जाओगे, ऑप्टिमम डिसीजन की तरफ जाओगे। तो आपको एक चीज और लानी पड़ेगी अपनी पर्सनालिटी में, जब तुम ऑप्टिमम डिसीजन की तरफ जाओगे तो कुछ लोग तुम्हारे डिसीजन से खुश नहीं होंगे, और जब वो खुश नहीं होंगे तो वो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। क्रिटिसिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन दिस सर्विस। कहते हैं कि एक आईएएस को जिंदगी में रिवॉर्ड मिले ना मिले, उसको बहुत ढेर सारे लोगों का ऐसी तैसी जरूर मिलती है। ठीक है, तो ये सर्विस इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां पर तुम उम्मीद मत करना, क्योंकि जिसको तुम लाभ पहुंचा रहे हो शायद ही वो तुम्हारे पक्ष में बात करे, लेकिन जिसको तुमसे लाभ नहीं मिला वो तुम्हारी खिंचाई जरूर करेगा। तो इस सर्विस में रिवॉर्ड बहुत देर में आते हैं, बहुत देर में आते हैं, बहुत देर बाद लोगों को समझ में आता है कि ये क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। 2016 रात में 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, भाइयों बहनों 500 1000 की नोट बंद। लेकिन इससे पहले कुछ हो रहा था, समझो 2014-15 में कुछ बातें हुई, और उससे भी पहले 2012-13 में भी कुछ चल रहा था। 2012-13 में मनमोहन सर जो थे, नंदन नीलेकनी जो इन्फोसिस के सीईओ थे, हेड थे, उनको लेकर आते हैं और आधार की स्थापना पहले की जाती है हमारे यहां। ठीक है, और उससे पहले भी हो गई थी। आधार आज के डेट में सभी के पास है आधार, मोबाइल लेने जाना आधार, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सिम उम लेने जाओ तो 4-5 दिन, ठीक है, किसी का नंबर दो रेफरेंस से, और बड़ा लंबा टाइम लगता था। सिम आती थी, फिर वेरिफिकेशन होने के लिए कोई आता था। एक सिम लेना हो चाप तो जाओ, खटाक से 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। तो आधार की स्थापना की, साथ ही साथ भारत में मोबाइल क्रांति होनी शुरू हो गई थी। ये घटनाएं चल रही थी। आधार धीरे धीरे सबका आधार नंबर कंपलसरी किया जा रहा था, पैन कार्ड, ये सब। आधार आपका एक बायोमेट्रिक पहचान है जो यूनिक होती है। आधार क्या है? यूनिक है, मतलब इस क्लास में सभी बैठे लोगों का यूनिक एक आइडेंटिटी। हमारा थंब इंप्रेशन, आइरिस, ये आया हुआ है, प्री का क्वेश्चन है आधार में क्या क्या बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। सिर्फ अंगूठा नहीं होता, आइरिस भी होता है। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, डीएनए हमारा हो गया। तो 2014 में गवर्नमेंट आती है और वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय चुनकर आते हैं, बहुमत की सरकार होती है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम दिया जाता है जनधन योजना। जनधन, गरीबों के लिए नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट यानी नो फ्रिल का मतलब कि न्यूनतम खाता, न्यूनतम पैसा नहीं रखना है। उससे पहले भारत के बैंकों में क्या था दिक्कत जानते हो? अगर तुम्हें बैंक में खाता खुलवाना है तो तुम्हें मिनिमम 10,000 रुपए रखना पड़ेगा। और एक रिपोर्ट कहती है भारत के 50% लोगों के पास कुल जमा पूंजी 10,000 है ही नहीं। अब भारत की बात देखो कितना मजेदार है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए तुम्हें न्यूनतम 10,000 रुपए पूछना अपने पिताजी से,
मिनिमम बैलेंस 10,000 रखना पड़ता था। और भारत के आधे आबादी ऐसी थी जिसके पास टोटल जमा पूंजी ही 10,000 नहीं थी, टोटल जमा पूंजी नहीं थी। तो कौन मिनिमम अकाउंट 10,000 रखेगा? और 10,000 ना रखो तो फाइन लगा देते थे, मतलब आपका पैसा काट लेते थे, पता करना। तो मनमोहन सर ने सबसे पहले नो फ्रिल अकाउंट शुरू किया था। वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, बहुत अच्छे विचारक थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि राजनीति में वो कमजोर थे, तो वो उसको आंदोलन का रूप नहीं दे पाए। और भारत जैसे देशों में अगर भारत में कोई परिवर्तन लाना है, गांधी की सबसे बड़ी खास बात क्या है गांधी जी की? उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आंदोलन बना दिया। यानी भारत के गांव देहात का भी व्यक्ति समझने लगा कि अंग्रेज हमारा दुश्मन है, हमें आजादी जैसी चीज को पाना है। यही गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जन आंदोलन खड़े कर दिए। और भारत जैसे देश में अगर आपको तेजी से सुधार लाना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको मास मूवमेंट क्रिएट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जन आंदोलन? मास मूवमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? मास मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी हम आप सभी उसके बारे में बात करें। अभी आपको इसके एग्जांपल दूंगा। तो खैर आते आते हुआ कि चलो भाई खाता खोलेगा, लेकिन खाता खोलने को उन्होंने आंदोलन बना दिया, टारगेट दे दिया करोड़ों की संख्या में खाते खोलने। बैंकों ने कहा अरे ये गरीब आदमी, भारत का गरीब आदमी, वो महिला साड़ी के पल्लू में पैसा रख रही है, संदूक के नीचे रखा जा रहा है, अलमारी में पेपर के नीचे रखा जाता है, ऐसे तो घर में रखा, गुल्लक में पैसा रखा जाता है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमी में अगर बैंकिंग सिस्टम से बाहर पैसा है तो वो राष्ट्र के किसी काम का नहीं है। वही पैसा काम आता है जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर होता है, क्योंकि वही अकाउंटेबल मनी होता है। तुम पल्लू में रखे रहो, उससे तुम केवल अपने खर्चे चला सकते हो, नेशन जो है वो निवेश यानी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको उस पैसे को कहां डालना पड़ेगा? सिस्टम के अंदर डालना। अब भारत के गांव देहात कहां बैंक, बिजली आ नहीं रही है, 20-20 किलोमीटर दूर बैंक है, बैंक में इंग्लिश में फॉर्म भरना है, कहां बेचारा अंगूठा छाप आदमी जा। तो भारत का एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो बैंक सबसे डरती थी, कांपती थी, बैंक कैसे, वो कार्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसको एक जन आंदोलन बना दिया और उसका नाम रखा जन धन अकाउंट। तो बैंकों ने कहा अरे एक अकाउंट को संभालने में मुझे 84 रुपए खर्च, सरकार ने कहा हम देंगे, तुम एक काम करो। सबको प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत मैनेजर को चिट्ठी लिखी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है। बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए, अरे भारत का गरीब आदमी लुट जाएगा, एटीएम कार्ड से कोई पैसा छीन लेगा, फ्रॉड बढ़ जाएंगे, पता नहीं, भारत के विरोधी भारत के अंदर बैठे हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग कहलाते हैं वो। बड़ी दिक्कत तो ये बात की है, गरीब आदमी के पास खाने को नहीं है, बैंक में क्या रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, मुझे अपने देश के लोगों के ऊपर भरोसा है, आप खोलो तो। और इसको आंदोलन का रूप दे, नतीजा हुआ तेजी से खाते खुलने शुरू हो गए। और यहां एक नया शब्द आया, इकोनॉमिक बिहेवियर, आर्थिक व्यवहार। जैसे हमारा एक वर्ल्डली बिहेवियर होता है ना, वैसे हमारा एक आर्थिक व्यवहार भी होता है। और अभी आपको आपके एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप तक आ रहा हूं, आप भी देश के नागरिक हो ना। तो लोगों को पहले लगा क्या होगा यार, तो उसमें बताया गया कि यार तुम्हें उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी, फलाना दिया जाएगा। धीरे धीरे लोगों का बैंक खाता खोलना शुरू हुआ, टारगेट दे दिया गया खोलना ही खोलना है तुम्हें। तो जब बैंक खाता खुल गया तो लोग समझे ये मिला क्या है, अच्छा कार्ड मिला है, कैसे खुर्चे इसको, तो खुरचना बताया गया, कैसे पैसा डालना शुरू किया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इतने बैंक खाते खुलने लगे तो बैंकों का खर्च कम हो गया, ये डिमांड सप्लाई नियम था। अब लोगों को भी लगा कि घर में चूहा खा जाता है पैसा, गुल्लक कोई चुरा ले जाता है, साड़ी के पल्लू में जो पैसा भीग गया खराब हो जाता है, तो क्यों ना बैंक में डाल दें। अब बैंक में डालेंगे, बैंक ने कहा कि हम 4% 5% तुम्हें ब्याज भी देंगे। अरे बहुत अच्छी बात है, जो 100 50 200 रुपया बच रहा है डालो बैंक में, और बैंक में हमें न्यूनतम खाता भी नहीं मेंटेन करना है। तो लोगों का पहला, ये भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी, जब भारत का गरीब आदमी बैंक तक पहुंच गया। वो चौखट लांगने से वो डरता था, वो नहीं जाता था बैंक में कि हम क्या करेंगे, तो अमीरों की जगह है बाबू। वो पहुंच गया बैंक में। जब वो बैंक में जाकर उसने पैसा डालना शुरू किया, अभी प्रधानमंत्री का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया है, भारत के जनधन अकाउंट में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट, 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं, जो कि मुख्य धारा में आ गया। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था, ये कुछ और था, ये भारत का इतिहास बदलने वाला कदम था। ये जो बैंक अकाउंट खोला गया बहुत सोच के साथ खोला गया था। इधर आधार बन के तैयार हो गया था, ठीक है, आधार बन के तैयार हो गया था, मोबाइल सबके पास आने शुरू ही हो गए थे।
चाहे चाइना का मोबाइल है, चाहे तुम तो ठहरे परदेसी गाना सुनने के लिए मोबाइल, किसी भी काम के लिए मोबाइल आने शुरू हो गए थे। आधार ने बताया तुम कौन हो। आधार पहचान है। आधार क्या है? यूनिक आइडेंटिटी है। तो तुमने कहा हम ही गजोधर हैं, तो कैसे पता तुम गजोधर हो? तुम देश के नागरिक हो, तुम्हारे बारे में सरकार नहीं जानती है। इससे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि भैया, राजीव गांधी ने कहा था कि हमारे यहां से 1 रुपया चलता है, सिर्फ 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। 85 कौन ले गया? तुम्हारे नाम पे ले गया कोई। मेरे ही सामने बहुत पहले की बात है, किसी एक बच्चे की छात्रवृत्ति कोई और निकाल ले गया, उसको पता ही नहीं, बेचारा रोज आता था, पूछता था, कोई और उसका स्कॉलरशिप निकाल ले गया। मनरेगा में तुम हो ही नहीं, तुम्हारे नाम पे किसी और को पैसा ट्रांसफर, तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा पैसा किसके नाम पे चला गया, क्योंकि तुम कहीं हो ही नहीं। तुम कहीं हो ही नहीं, तो पहले तो तुम हो, पहले सरकार को यह तो पता चले। तो इसके लिए तुम ही हो यह भी पता लगना जरूरी, क्योंकि तुम्हारा गजोधर के नाम पे पता नहीं कौन निकाल के निकल चला गया, तुम बैठ के इंतजार कर रहे हो। तो पहले तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी बनाई गई कि तुम ही हो, तो तुम्हारा ये कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही हुआ था, एक कैमरे के सामने तुम ऐसे करके फोटो खिंचाओगे, अपनी आधार वाली फोटो देखो, तुम्हें अपने हैंडसम होने, ब्यूटीफुल होने का तुम्हें एहसास हो जाएगा। और जिसकी आधार पे फोटो अच्छी आ जाए, मान लेना वास्तव में बहुत सुंदर है, समझे, बड़ी खतरनाक, पता नहीं किस एंगल से फोटो खींचते, आदमी और लंगूर में अंतर ही खत्म हो जाता है उसमें। ये हालत है। अक्षय कुमार ने अपनी फोटो डाली थी, ऐसा लग रहा था मतलब यही है जो पानी पूरी का ठेला लगाता है किनारे, गोलगप्पे का, यही है वो इंसान। तो ऐसी हालत हो रखी है हमारी। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी बना दी कि तुम ही हो। तो पहली बार तुम्हें आइडेंटिटी मिली। अब सरकार ने कहा कि हम तुम्हें कुछ फायदा देना चाहते हैं, हम तुम्हारा स्कॉलरशिप फलाना ठिकाना। एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ मैं क्लास में हूं। तो अब सरकार ने कहा हम तुम्हें कुछ पैसे देना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, केंद्र से पैसा राज्य पे आता था, तो बीच में अपना कोई मलाई खा गया, फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट पहुंचता था, फिर उसमें भी कुछ खा गया, और इधर बेचारा हमारा गांव में इंतजार कर रहा है, अब कुछ आएगा कुछ आएगा। सरकार ने बड़ा बड़ा पोस्टर निकाला था, गरीब कल्याण फलाना ठिकाना, ठीक है, गजोधर कल्याण योजना तमाम चलाई थी। बेचारा सोच रहा अब आएगा, सर आए, वादा करके गए कुछ देंगे, और पता चला उस तक पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो जाता था। अब ये चेन सरकार को खत्म करनी थी, तो सरकार ने कहा कि भाई हम तुम्हें लाभ देना चाहते हैं, तुम लाभ लेना चाहते हो, वी वॉन्ट टू प्रोवाइड यू बेनिफिट्स एंड यू वॉन्ट टू टेक बेनिफिट। मान लो तुमने कहा कि सर मुझे पढ़ाई करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, एक कोई स्कॉलरशिप है, तो तुम्ही को मिले ना, तुम्हारे नाम पे बोला, तुम अभी इंतजार करो, कोई और लेके निकल गया। तो सरकार ने कहा कि भाई हम तुम्हें ये लाभ देना चाहते हैं, तुम ही हो, ये पहले बताओ। तो तुमने कहा साहब मेरा आधार, बोला हाँ तुम ही हो। बोले मिलोगे कहां? तो पहले ये था ना कि भाई एक सिस्टम था, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम सभा। बोला कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, हम तुम्हारे अकाउंट में डाल दें, अकाउंट में तो पैसा चाहिए, वही तरीका ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, बोला हां तुम्हारे पास आधार है, यानी तुम्हारी पहचान है, तुम ही हो जिससे मुझे मिलना है। कहां मिलना है? बैंक में मिलना है, जनधन योजना में, दिस इज नोन एज जनधन योजना। बोले मैं मिलने आऊंगा, ये तुम्हें पता कैसे चलेगा, ये तुम्हें पता कैसे चलेगा? बोले तुम्हारे हम मोबाइल पे सूचना भिजवा देते हैं, मैसेज करा देते हैं, मोबाइल है ना? बोले हाँ, तो हम इतने बजे इतनी तारीख को यहां मिलने आएंगे इस वाले खाते में। तो क्या हुआ, वो बड़े सिंपल तरीके से, तो भाई मोबाइल पे सूचना मिल गई। इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल, इसने भारत की तकदीर बदल के रख दी। जनधन आधार और मोबाइल, जे फॉर जनधन, यानी कहां पैसा दें तुम्हें। तो पहले होता था वो प्रधानी में आके ऐसे कैश बटता था, गायब हो गया। अरे बोला कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे पैसा देना है, तुम्हें पैसा लेना है, तुम अपना डाटा हमें भेजो यार, खत्म हो गई बात। तो जनधन से क्या हुआ, कहां पैसा डालना है, किसको पैसा डालना है, किसने तय किया? आधार ने तय किया।
अब पैसा आ गया है, कितना आ गया है, मोबाइल पे मैसेज आता है, देखना, तुम अपने घर में जाके पूछना, वो छोटे वाले नोकिया 1100 पे मैसेज आता है, टू टू सिलेंडर का सब्सिडी आपके खाते में डाला जा चुका। ये मैसेज आपने भी कई बार देखा होगा, है ना? आया ना? कभी रुक के सोचा नहीं तुमने क्यों आया ये पैसा? जनधन, आधार और मोबाइल, इसको जैम ट्रिनिटी कहते हैं, ठीक है? इसको जैम ट्रिनिटी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका अभी तक, क्योंकि भारत की तकदीर बदल दी इसने, लीकेज रोक दिया, भ्रष्टाचार रोक दिया। और सबसे बड़ी बात है, एक राष्ट्र का कर्तव्य होता है जिनको जरूरत है उनको पैसा मिले, जिसकी जरूरत, राष्ट्र के संसाधन, पता चला वो गरीब आदमी वहीं पड़ा हुआ, उसके नाम पे पैसा लेके कोई और निकल गया। तो इसी को आगे चलकर बोला गया डीबीटी। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इसने पूरी तकदीर बदल के रख दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेंस का क्वेश्चन है। आज मैंने इतने मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए जिसकी कोई हद नहीं। तो इससे क्या, डायरेक्ट बेनिफिट मतलब तुम्हें चाहिए, तुमने कहा कि सर मैं एलिजिबल हूं, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मैंने सीधे तुम्हें स्कॉलरशिप दी। वो थोड़े ना हो के जा फूफा से बोल देना, फूफा बोलेंगे चाचा से बोल देना, चाचा से बोला ताऊ पैसा गायब, नहीं। और इसका फायदा मिला जब कोविड आया। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चलाई, बिना घर से निकले लाभ उनके खाते में पहुंच गया। अगर वो नहीं होता तो भारत में क्योस इतना बड़ा होता, मृत्यु इतने बड़े पैमाने पे होती जिसके कोई अंदाजा नहीं था। उस डीबीटी ने, उस जैम ट्रिनिटी ने हमें बचाया, हमारे गरीबों को बचाया, जो फंसे हुए थे, जो कहीं जा नहीं पा रहे थे, सीधे उनके खाते में पैसा आया, सब्सिडी का पैसा आया, बहुत बड़ी संख्या में जान बचाई गई। ये तो एक राष्ट्र का कर्तव्य होता है। लेकिन अभी कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट है। सब कुछ हुआ, बैंक खाता खुल गया, आधार, मोबाइल, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो बिहेवियर होता है जल्दी बदलता नहीं है। हम हैं बहुत ढीठ लोग, इनर्शिया। जैसे आपकी अभी आदतें बदलने मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रोज डांटेंगे, फटकारेंगे, एक्टिव नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो, 10 बार पूछेंगे, एक आध दिन हाथ पे डंडा भी दे देंगे, फिर धड़ाधड़ बनाओगे, क्योंकि इनर्शिया। तो हमारे साथ भी इनर्शिया था। हमें आदत थी पीछे पॉकेट में पैसा रख के चलने की, और उसमें जैसे कोई बात हुई तुरंत कैश निकाल के देने की। कैश का भी पैसा राष्ट्र के काम नहीं आता। डिजिटल करेंसी भारत के बहुत, मतलब किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमारा व्यवहार था कैश में। जो करप्शन का पैसा होता है मैक्सिमम कैश में रन करता है, और करप्शन किसी भी कंट्री के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। करप्शन का जितना पैसा होगा वो किस में जाएगा, कैश में डील करता है। अब भारत को करप्शन से भी लड़ना था, और भारत को ये जो 10 रुपए 20 रुपए गोलगप्पे खा रहे हो, तुमने 10 रुपए गोलगप्पे खाए, 10 रुपए या 20 रुपए उसको दे दिए, तो तुम्हारी जेब से कैश निकल कर उसकी जेब में चला गया। वो नेशन के काम पे नहीं था, वो बैंकों को इनरिच नहीं कर रहा था। और बैंकों के पास जब तक पैसा नहीं आएगा तो वो दूसरों को लोन नहीं दे पाएंगे, आपके उद्योग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं मिले। सरकार 2014 में अकाउंट खोलना, 15 में अकाउंट खोलना शुरू किया, मास मिलेंगे, लेकिन लोग सुधर नहीं रहे थे। भाई अकाउंट में पैसा भी तो होना चाहिए। तो अब सरकार ने क्या किया, एक नए तरह का इंक्लूजन किया, डंडा समावेशन जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, डंडा देना शुरू किया। बोला कई बार हम लोगों को समझाने के लिए कठिन निर्णय लेते हैं, कई बार लोग आपकी बात को नहीं समझ पाते, लोग अपना बिहेवियर कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, जैसे आप कई बार कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहेंगे। तो सरकार ने 2016 में एक बड़ा स्टेप उठाया और क्या किया, नोटबंदी कर दी। याद है भाइयों बहनों, रात में, उसके बाद मोदी जी 8 बजे कभी भी आए, पूरा देश डर के हमारे कांपने लगा, कब क्या बंद हो जाए, ये हालत हो गई। अब भाई साहब पूरा देश, ठीक है, 2016 में नोटबंदी हो गई, बार बवाल मच गया कि ये है वो है, पैसा खत्म, सारे नोट बंद। अब क्या करें? अच्छा, उससे पहले भारत में डिजिटल पेमेंट्स आ चुकी थी, ठीक है, क्यूआर कोड टाइप की चीज आ गई थी, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आदत थी कैश में, और कैश उनको कंफर्टेबल था, हर आदमी कैश में डील कर रहा था। टैक्स नहीं चुकाते थे हम, क्योंकि कैश में हम दिखाते नहीं थे हमारे पास कोई इनकम है। इनकम तो बैंक वाली दिखाओगे ना, बैंक में पूछा जाएगा कहां से आई कहां गई,
कैश में दे दो, कभी भी पहले तुम कहीं भी चले जाओ, मुझे याद है कैश हो जाएगा, तो कैश ही प्रेफर किया जाता था। प्रॉपर्टी की सारी डीलिंग कैश में, बड़े बड़े जो बाजार थे दिल्ली के कैश में, सब कैश में डील था। और भारत पता चला टैक्स ही नहीं, भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो दुनिया का सबसे खराब, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी जीडीपी के आकार में हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत कम था। हम टैक्स ही नहीं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं, टैक्स टू जीडीपी, यानी जीडीपी के अनुपात में कर का संग्रह बहुत कम था हमारा। अब भैया बड़ी मुसीबत, एक तरफ सरकार के पास, जब सरकार टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स होता है, उसी से वो सारा बिजली पानी सड़क का इंतजाम करती है। अब जब भारत में अमीर लोग इतने हैं, टैक्स है ही नहीं, अब कहां से खर्च करें? तो सरकार ने कहा अच्छा रुको कुछ करते हैं। तो क्या होता है, सरकार में प्रधानमंत्री को समझ में आ गया सब लोग अपने आप नहीं सुधरते हैं, कई बार इतने बड़े समाज को सुधारने के लिए कुछ धक्के की भी जरूरत होती है। तो क्या हुआ, नोट बंद। अब भैया चाय कैसे पिए, गोलगप्पा कैसे खाए, बैंक से आप लिमिटेड अमाउंट में पैसा निकाल सकते हो, लाइन, हम भी लाइन में लगते थे, तो 4,000 रुपए निकाल सकते हो। अब ये समझ में आया कि खर्च चलाने के लिए डिजिटल पेमेंट, और सरकार ने कहा डिजिटल पेमेंट यूपीआई लॉन्च कर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंद किया, एक बहुत ही पावरफुल चीज लॉन्च की, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भारत का अपना पेमेंट गेटवे था। बहुत बड़ी ताकत हमने पैदा की, यूपीआई लॉन्च किया। आजकल तो सबके मोबाइल में होगा, ये जो गूगल पे पेटीएम करते हो कहां से करते हो, यूपीआई तो है, तो यूपीआई लॉन्च कर दिया इधर। लेकिन लॉन्च तो किया, हम यूज नहीं कर रहे थे, हमें जरूरत ही नहीं थी, हमारा कैश से काम चल रहा था। अब हमें क्या था, हमने आधार बना लिया, मोबाइल, जनधन, सब कुछ कर लिया, यूपीआई, लेकिन इंसान का बिहेवियर हम चेंज ही नहीं कर पा रहे। तो हमने डंडा उठाया, हमने कहा नोट बंद। अब जिनके पास है वो लेके घूमने लगे। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे सुनती हो, कुछ पैसा हो तो दे दो, बचा बचा के रखी हो। बोले तुम्हारी कसम जी मेरे पास एक भी नोट नहीं है। रात में 8 बजे मोदी जी ने जैसे कहा 500 1000 बंद, थोड़ी देर बाद पत्नी पता नहीं कहां से एक नोटों का बंडल लेकर आ रही है, सुनते हो जी ये मेरा भी बदलवा लाओगे क्या? थोड़ी देर पहले कसम खा रही थी कि तुम्हारी कसम एक भी पैसा हो जो मेरे पास, ठीक है, पता नहीं कहां से निकल आया। तो मोदी जी ने वो भी पैसा निकलवा लिया। अब खैर यह हंसी मजाक से दूर, लोगों के पास कोई चांस नहीं बचा था, तो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे उस क्यूआर कोड को स्कैन करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने भी यूपीआई को और ज्यादा बढ़ावा देना शुरू किया, और धीरे लोगों ने कहा अरे बर्बाद हो जाएंगे, गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काले धन को पकड़ने की कोशिश। ये पूरा प्रोपेगेंडा अलग चला, कितना मोदी जी ने काला धन पकड़ लिया, हिसाब दे, इस तरह की बातें चल रही थी। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो काला धन, पीला धन, नीला धन, ये बात की बात है। ये जो असली धन है वो लोगों का बिहेवियर चेंज करना था कि यूज करो यार इस टेक्नोलॉजी को। और फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ी देर ऑटो पे बैठ गया तो देखा उसने भी क्यूआर कोड टांग रखा है। और पहले नहीं होता था, कितना लोगे, अब पता चला 500 की नोट है, नहीं छुट्टी लेकर आइए। तो वहां घूमते थे पान की दुकान पे या कहीं भी आसपास है, भैया चॉकलेट, जबरदस्ती चॉकलेट खरीदनी पड़ती थी, तब वो छुट्टी देता था। अभी तुम गोलगप्पे वाले के पास चले जाओ, सब्जी वाले के पास चले जाओ, जो वो ठेले लगा रहा है, वो अब जेब में हाथ नहीं डालता है, ऐसे करता है, बोले कितना हुआ, 50 रुपए, मतलब स्कैन करिए और जाइए, हमारे पास इतना टाइम नहीं हम बैठ के आपका पैसा गिने, आवाज सुना दीजिएगा। वैसे टेंशन में रहता, आवाज सुना दीजिएगा, आता है ना आपके अकाउंट में 50 रुपए ट्रांसफर हो, बड़े एटीट्यूड में रहते हैं। हाँ, अरे हम गए एक रेस्टोरेंट में तो बड़ा अच्छे से मुस्कुरा मुस्कुरा के सर्विस दिया, बिल आया तो बिल में कार्ड स्वैप करने से पहले पूछ रहा है सर टिप, तो होता नहीं था कि बाद में वो खुले पैसे आते थे तो उसमें 10-20 रुपए छोड़ देते थे। हमारा मन कई बार सिक्के हमें जेब में रखने का मन नहीं होता, सिक्के छोड़ देते टिप के तौर पे। उसने बोला सर कितना अमाउंट इंटर कर, हम कहा टिप भी ले रहा है ऑनलाइन। अब यार बड़ी बेइज्जती, वो पूछ रहा है कितनी टिप ले। अब यार रेस्टोरेंट ठीक ठाक है, बड़े भोकाल में बैठे हुए हैं, 100 रुपए एंटर कर दूं सर? अब कैसे यार, ना हाँ कहते बन रहा है ना कहते बन रहा है, करो क्या कर सकते हैं। अब लेके चला गया ऑनलाइन वो टिप, बड़ी समस्या। तो हर कोई अब डिजिटल हो रहा है, ठीक है, मतलब
रिक्शे वाला भी तुम देखोगे आगे वो अपने टोकरी में वो क्यूआर कोड रख के घूम रहा है। देखो जरा, पान वाला क्यूआर कोड नोटिस करके देखो। और शुरुआती दौर मुझे याद है 2016 में कुछ लोग जो क्यूआर कोड यूज कर रहे थे, अरे भैया कुछ कैश दे दो, कुछ कैश दे दो ताकि हमें, लेकिन अब कोई नहीं मांग रहा है। अब तुम नोटिस, उनको पता है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं आराम से, कहीं भी चले जाओ। अब नो बडी इज आस्किंग अबाउट मनी, नो बडी इज आस्किंग अबाउट कैश है। सेफ भी है, बार बार बैंकों में जाना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिहेवियर चेंज है यार। मुझे याद है शुरुआती दौर पे मैं कुछ मार्केट में दिल्ली में गया तो वो टैक्स लगाने लगे ताकि आप डिस्करेज हो जाए, ना यूज करें। उनको डर था कि कहीं गवर्नमेंट टैक्स ना ले ले। फिर धीरे धीरे उनको समझ में उनके फायदे की चीज है। तो अभी आज की डेट में तुम कहीं भी चले जाओ, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, बस इशारा करेंगे, वो क्यूआर कोड रखा छाप दो। कहीं भी चले जाओ आज की डेट में, तुम नोटिस करके देखना, किसी टोल पे जाना सड़क पे, तो वहां देखोगे जो फास्टैग लैन है उसमें सबसे भीड़ हो जा रही है। पहले नहीं होता टोल पे जाके पर्ची कटाओ, खुले के लिए लड़ाई होती थी, वो 2 रुपए 4 रुपए कम देता तो उसके लिए चक होती थी वहां पे। अब लोग, एक फास्टैग है उसमें आपने पैसे डाल दिए, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है, कौन रुके, खटाक से गाड़ी गई, आगे बढ़ाओ। और वो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। आपकी भी गाड़ी में होगा, खत्म, आपको सुविधा है ना। तो ये क्या, डिजिटल बिहेवियर चेंज हो गया। आज अगर आपसे मैं कहूं कि खुले करा गया, कौन खुले करा है, तुम खुद बोलोगे तुम्हारे पास क्यूआर कोड नहीं है क्या? तुमने कई बार पूछा होगा। मान लो कोई ऐसा पुराना दुराना आदमी निकला जिसके पास नहीं है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्या चाचा एक क्यूआर कोड नहीं रख पा रहे यहां पे, क्या बात है यार। अब कौन यार जेब में हाथ डाले, क्योंकि दोनों हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े मोबाइल, एक हाथ में आजकल आईडी रहा है। 400 ग्राम का बच्चा 800 ग्राम का मोबाइल लिए घूम रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में देखो कितने बड़े बड़े मोबाइल है। मतलब मोबाइल मुंह के सामने कर ले तो मोबाइल दिख रहा, कंधा दिखता, थोबड़ा ही नहीं दिखता कि आदमी भी है इसके पीछे। तो कहां से वो जेब में हाथ डाल के कैश निकाल रहे हैं, कोई नहीं कर रख रहा है। तो हमारा क्या हुआ, 2016 से 2023 तक आते आते हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। आज हम क्यूआर के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं है? कहीं भी जा रहे हैं सबसे पहले पूछते हैं कहां है, स्कैनर कहां है, और वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है, ऐसे इशारा करता है, कर दो, सुना देना आवाज। कई लोगों मैंने देखा है, गोलगप्पे वाला वो क्यूआर कोड लिए घूम रहा है, सब्जी वाला वो क्यूआर कोड लिए घूम रहा है। तो ये पैसा अब कहां जा रहा है? ये जा रहा है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। इसके कई फायदे हुए। भारत की यूपीआई की पावर पूरी दुनिया में चली गई, इसने कहानी लिख दी। अब भारत का जो पेमेंट, पहले हम जो जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते थे, मास्टर कार्ड और वीजा को पैसे देते थे, तुम भारत में ट्रांजैक्शन करते थे, उसका पैसे का एक हिस्सा विदेश चला जाता था। तो उपनिवेशवाद जो कॉलोनाइजेशन था वो खत्म थोड़े ना हुआ है। यूज तुम करो, पैसा फॉरेन जा रहा है। अभी क्या हो गया, हमारा पैसा हमारे पास है, और अब सिंगापुर इस्तेमाल कर रहा है, सऊदी अरब इस्तेमाल करने जा रहा है, वो हमें पैसा देगा यूज करने के बदले। पहला। दूसरा, ये पैसा आ गया बैंक्स में, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई। अब जब बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई तो बैंक ने क्या किया, बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा आ गया। तो एक खबर आती है, किसी भी नेशन के लिए जो उसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और उसको चाहिए होता है इनिशियल काम करने के लिए पैसा। एमएसएमई ने लिया 10% अधिक कर्ज, यानी जो हमारे आज की डेट में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको आज आराम से लोन मिलने लगा है, क्योंकि बैंकों के पास क्या हो गया, सरप्लस पैसा आ गया। अब वो सरप्लस पैसा किसको दे रहे, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, और जब उनको लोन मिलेगा तो वो किस लिए यूज करेंगे, निवेश, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब वो ज्यादा निवेश करेंगे तो ज्यादा क्या पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये वो फायदे हैं जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया में इतने ताकतवर। अभी आपने देखा एक फॉरेन का कोई एम्बेसडर आया हुआ था, वो सब्जी खरीद रहा था, फोटो बड़ी वायरल हुई थी, और वहां वो आदमी बनियान पहने, लुंगी पहने, वो क्यूआर दिखा रहा उनको। बोला भाई साहब, इंडिया में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन कहां पहुंच गया, हाइट है। वो प्याज आलू बेच रहा है और उसको दिखा रहा है, उसको एम्बेसडर को, वही स्कैन करके पैसा भेज दो, कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहां ये स्थिति हो गई है, और ये कुछ सालों के अंदर बिहेवियर चेंज हो, हमारे पास पैसा आने लगा अब इसमें,
और अब दुनिया के लोग भारत का यूपीआई यूज करने लगे। तो जब हम पहले पैसा बाहर भेजते तो वो पैसा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम, और इसका दूसरा फायदा क्या मिला, अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज है, भारत ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन किया है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो भारत का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था बहुत बिगड़ा हुआ था, अब वो सुधरने लगा। तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी, बढ़ा देगी। आज एक और खबर आई है नितिन गडकरी साहब की कि रिकॉर्ड जो है सड़कों का निर्माण करने जा रहा है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास हो चुका है, इंडिया के पास हो चुका है। तो जब गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पैसा होगा तभी तो हम आगे जाएंगे। हम सड़कें बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, हम चंद्रयान, सूर्ययान, तमाम तरह की चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। तो आज बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है, बहुत मेंस के टॉपिक डिस्कशन हुए हैं, ये जैम ट्रिनिटी, डीबीटी, ये सब तुम्हें आगे क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो डिसीजन लेने का प्रोसेस समझ में आया क्या होता है। तो डिसीजन, उस समय कई लोगों ने गाली दिया, गरीब को बर्बाद कर दे रहे हैं, किसी ने कहा लाइन में लोग मर जा रहे हैं, बहुत बवाल हुआ था। कभी 2016 को याद करके देखना क्या क्या हुआ था, घरों में दे के गाली। तो आपको यह पता था कि इससे राष्ट्र में क्या परिवर्तन होगा, तो आपने वो गाली बर्दाश्त कर ली, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते। कई लोग जो धूप में खड़े हुए, कई लोग जो अरे पागलपन कर दिया, नोट कहां बंद कर दिया, बता के बंद किए होते, 2-4-10 दिन तैयारी हम कर लेते। तो ये प्रोसेस नहीं था। सरकार कहती है हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को जल्दी जल्दी बढ़ावा देना। आज वही कारण है कि आज दुनिया में जो स्टार्टअप है उसमें भारत बहुत आगे निकल गया स्टार्टअप्स में। और सबसे ज्यादा जानते हो किस चीज में स्टार्टअप हो रहा है, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, और वो उसी की देन है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आज भारत बहुत आगे है, बहुत आगे चला गया है। क्यों? क्योंकि जब 2016 के बाद लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन ढूंढना शुरू किया तो हर चीज में क्या हो, जो यूथ है वो बाहर आया, उसने नई नई जैसे भारत पे, फलाना पे बनाना शुरू किया। और आज देखो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मोबाइल गेमिंग कंपनियां, आज की डेट में तुम लोगों को पता होगा कि शेयर मार्केट के बहुत ढेर सारे ऐप आ गए हैं और यूथ शेयर मार्केट में जाने लगा है। फलाना ग्रो ऐप, XYZ ऐप, ट्रेडिंग ऐप हो रहा है। किसी भी पावरफुल नेशन में जब यूथ शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो समझ लेना कि वहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ गई है। कौन सी लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि वित्तीय साक्षरता। जैसे अमेरिका में है, ब्रिटेन में, वहां का यूथ 18 साल का होते होते अपने लिए खुद पैसा कमाना शुरू कर देता है, मकान खरीद लेता है, क्योंकि वहां फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत में तो 18 साल मतलब तो मम्मी पापा ही खिलाएंगे, ठीक है। तो पॉकेट मनी का हमारा उम्र होता है वो। तो आप अगर कम एज का यूथ आज शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी। और कैसे पॉसिबल हुआ? अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते तो आज ये पॉसिबल था? नहीं था। आज बहुत से यूथ है वो इंजीनियरिंग डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग सीख रहे हैं और बहुत ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। उनको हमसे ज्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज है, गेमिंग कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर वो बन रहे हैं। तो ये सब तभी हुआ है जब आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे पाए, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग का हमारा ट्रेड बहुत कई गुना, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट बन चुका है। और वो कैसे हुआ? जब गांव का भी आदमी कह रहा है हम खरीद सकते हैं अमेजन पे जाके कुछ, उसको शॉपिंग करना आ गया क्योंकि उसका बैंक अकाउंट है। आज की डेट में एड्रेस डाल के सामान मंगा ले रहा है। आज की डेट में होम फूड डिलीवरी का भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। पहले हुआ करता था, पहले पूरा घर बैठता था, हाँ कौन से रेस्टोरेंट चले। हम लोग को याद है छोटे से पापा के पास स्कूटर था, तो एक बीच में बैठ गया, एक आगे खड़ा हो गया, मम्मी पीछे बैठी हुई है आराम से। संडे जाएंगे रेस्टोरेंट में, बहुत प्लानिंग होती थी पहले, 3-4 दिन से खुशी नाच जाती थी। आज भारतीय जोमेटो, स्विगी, हर आदमी खाना मंगाना जानता है भाई, और खा रहा है वो। क्यों? क्यों? क्योंकि आज बिहेवियर हमारा चेंज हो गया। आज हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान लगने लगा है। हम आज आराम से ऑर्डर कर दे रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है इससे?
इससे एक नई इकोनॉमी जनरेट होगी जिसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है। लास्ट ईयर का मेंस का क्वेश्चन है, जाके देख लेना। कौन सी इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था मेंस का, गिग इकोनॉमी। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इससे महिलाओं को बड़ा फायदा हो रहा है। कई कामों के डायरेक्टली ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं। अब आज की डेट में वो जा रही हैं, मान लो कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट, पहले क्या था कि कहीं बाजार दुकानदार ढूंढो, ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट डाल दिया, डिस्प्ले पे लगा दिया कि भैया टोकरी बनाते हैं, हम अचार बनाते हैं, फलाना नाम है। जिसको खरीदना होता है देखता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है, ये सप्लाई कर देते हैं, खत्म। इसको गीग इकोनॉमी बोलते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी जरूरत रही है, गीग इकोनॉमी को डेवलप करना। आज ओला उबर में तुम लोगों ने वो मीम्स देखे होंगे, हाँ भैया कितना कमा लेते हो, तो वाला देखा ना, कई बार आता है मीम्स जो चलते हैं, शॉर्ट चलते हैं। अरे बोलो, अरे कुछ नहीं बहन जी 8,000 रुपए। या मोमो वाले से पूछा भैया कितना कमा लेते हो, अरे कुछ नहीं बस 10,000 रुपए। मैं इंजीनियर हूं, मैं 20,000 रुपए महीना कमाती हूँ। हाँ आपका तो बढ़िया, हम तो 10,000 रुपए दिन का ही कमा पाते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या देखते, बगल में वो भी मोमो का ठेला लगा के बैठी होती है। ठीक है, ऐसे ही चल रहा होता है। तो गिग इकोनॉमी की पावर है। कई बार देखा होगा तुमने, इस तरह के वीडियोस आपने कई बार देखे होंगे। तो ये सच्चाई है भाई, कि मोमो बेच के तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो अपना छोड़ जाड़ के उसके बगल में मोमो ले लो, मोमो ले लो, इस तरह से चला रहा है। दीज आर नोन एज गिग इकोनॉमीज। तो भारत में गिग इकोनॉमी जितनी बढ़ेगी, कई लोग कहते हैं अरे सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, गिग इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, इनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। कोई मोमो का ठेला लगा रहा है, कोई अपने गांव का ही सामान डिस्प्ले पे लगा रहा है, क्योंकि अब लोगों को खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया। पहले जमाने में हुआ फ्लिपकार्ट पे जूता आता था, तो पहले लोग, जब याद है कि जब शुरुआत में आया था, तो कहीं नकली तो नहीं दे देंगे, पत्थर भर के तो नहीं भेज देंगे। पहले आदमी 50 तरह के क्वेश्चन, अभी देखना कभी किसी ने तुम्हारे आज से कुछ साल पहले जब ऑनलाइन सामान मंगाया, कितना डर लगता था, अरे असली जूता नहीं देंगे, नकली भेज देंगे, अरे मोबाइल की जगह पत्थर निकलेगा। बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई ये क्वेश्चन पूछता होगा। पहले ये क्वेश्चन लोगों के अंदर बहुत डर था। वो तो कहीं भी हो जाएगी, वो तो अब दुकान पे जाओ तो भी तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, तुम्हें क्या पता। बट नाउ ए डेज, आज की डेट में आप शॉप पे बहुत कम जाते हो, आप बिजी हो। आज की डेट में आप बैठे बैठे भी अपने घर पे चलो जूते देख लें, कपड़े देख लें, आ ही जाता है। एक आध खराब हो तो वो रिटर्न पॉलिसी में रिटर्न भी हो जाता है। पहले दुकानदार के पास जाओ, अरे बहन जी हमारी दुकान का नहीं है, अरे भैया कसम खाती हूं, अब वो फलाने के चाचा हो ना, ठीक है, हाँ आप ही की दुकान से लेकर, मम्मी भी यही से लेके जाती है। पहले वो कितना पूरे खानदान भर की कुंडली बस को बतानी पड़ती थी, ऐसे तो होता था। अरे भैया ये बात नहीं, अरे बहन जी हमारे यहां से लेके गए थे बिल्कुल ठीक था, आपके घर पे फटा होगा ये काम। तो होता था बहस, सौगंध खाना, कस्में उठाना, गंगा जल हाथ में ले लेना। तब वो दुकानदार भैया मानते थे कि हाँ भाई ये सही कह रही बहन जी, और उस पर भी आप रिश्ते नाते, फूफा चाचा ताऊ सबका गिना देती थी, तब वो सामान वापस लेता था, मानता ही नहीं था। अभी आज के डेट में क्या है, आप तुरंत वहां पे आपने जिस प्यार से मंगाया उसी प्यार से आप वापस भी कर देते हैं, है कि नहीं। उसमें रिटर्न पॉलिसी होती कि नहीं होती है। एक बंदा आता है, वो आपका सामान कर, आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करता है, वो तुरंत देके चला जाता है। वो तो एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं, वो अलग बात है, वो इंसानी दिमाग है, थोड़ा बहुत तो वो काम करेगा ही, लेकिन वो भी वापस ले जाएंगे वो यार। ऐसी क्या बात है। तो अभी सहूलियत हो गई कि नहीं हो गई है। पहले सामान वापस करने में देखो कितनी किचकिच हुआ करती थी, जाके देखो। अब लोगों ने भी कई बार किया होगा अपने मोहल्ले की किसी दुकान पे सामान वापस करने, तो पहले उन्होंने मना कर दिया, हमारी दुकान से गया ही नहीं है। तो ये क्या बता रहा है, ये गिग इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है। ये मेंस का पेपर इस साल का जो है मेंस का क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी। इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो वल्नरेबल सेक्शन को हो रहा है। वो महिलाएं जो अपने घर में रह के काम कर रही हैं, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो घर के अंदर से इकोनॉमी जनरेट कर रही हैं। दिव्यांग व्यक्ति, पिछड़े इलाकों के व्यक्ति, उनको बहुत फायदा हो रहा है, वो अपने उत्पादों को बेच रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, दिवाली से पहले अमेजन पे एक दिन मैं चेक कर रहा हूं, तो गाय के गोबर के उपले बिक रहे। अरे हमें लगा भाई साहब वाकई में देश बदल गया। और 125 रुपए का एक। अरे हमने अब छोड़ो पढ़ाना लिखाना, यही काम करते हैं। ये हमारे बहुत बच्चों के दिमाग में गोबर भरा है, बहुत उपले बन जाएंगे भाई मेरे। अजब हालत थी भाई। तो
अब गोबर के उपले कोई साउथ दिल्ली में तो बन नहीं रहे होंगे, वो किसी गांव देहात हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार में बन रहा होगा, लेकिन वो ऑनलाइन बिक रहे हैं। और जो शहर का व्यक्ति जिसको मान लो अपनी परंपराओं का पालन करना है, उसको पूजा करनी है, उसको वो चीज अवेलेबल हो रही है। तो दीज आर द गिग इकोनॉमीज। गोबर के उपले के भी दिन बदल गए। आप देखना कभी जाके त्योहारों के समय में गेहूं की बालियां बिक रही ऑनलाइन। वो लोग होलिका दहन में जो जलाते हैं, पहले अब कहां कोई ढूंढे, कहां खेत वेत शहरों में दिख रहा है गेहूं की बालियां, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, गेहूं की बालियां आ रही है, आपके पास पैसा देने के लिए होना चाहिए। सो इसका मार्केट क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया। अब गेहूं की बाली ऑब्वियस सी बात है कि मॉल में तो नहीं उग रहा होगा, वो गांव में ही पैदा किया जा रहा होगा। जो बार्ले है, जो वीट है, वो पहुंच जा रहा है। तो आज की डेट में क्या हुआ, मार्केट एक्सपेंड हो गया। तो इसके बहुत ही बड़े मायने हैं, लोगों को बाजार मिलने लगा है और इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, लोग लिटरेट हो रहे हैं। आज की डेट में तुम देख रहोगे, क्योंकि ई मार्केटिंग कंपनी बहुत टफ कंपटीशन का फायदा वो उसको सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी सेल देनी पड़ती है, एक के साथ 10 फ्री, इस तरह के तमाम चीजें। तभी हम एक तो हम भारतीय में फ्री फ्री ढूंढते रहते हैं। टूथपेस्ट के साथ ब्रश मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ हमें फ्री चाहिए होता है, हमारा ध्यान फ्री वाले ज्यादा रहता है। दुकान पे भी जाएंगे, सबसे पहले उस पर क्या फ्री लिखा हुआ है, भैया हाँ, भैया हाँ, ये कहां है ठीक है, पहले तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो खुद ही देखता अच्छा इसके साथ ये बहुत छोटी सी चीज फ्री है, वो 1.5 रुपए का शैम्पू है लेकिन चाहिए हमें, छोड़ नहीं सकते, हमारा हक है, ये हमारा माइंडसेट है, पकड़ लिया उसको। अब उनको बहुत फियर्स कंपटीशन का फायदा करना उठाना सामना करना पड़ रहा है कि भाई ये 10% दे रहा, हम 20% देंगे, वो 25% देगा, वो ग्रेट इंडियन सेल देगा, फलाना देगा। तो अब सवाल है कि बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ जाएं तो क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको पकड़ ले रहे हैं कि तुम सस्ता सामान भी दो। मान लो भाई कोई है जो बड़े महंगे बैग महंगे जूते खरीद रहा है, लेकिन हर आदमी नहीं खरीद रहा है, उसको कुछ और भी जूता चाहिए जो 200-250 रुपए में, उसमें होता है ना स्केल दिया होता है, आप किस बजट के अंदर चाहते हैं। तो मन तो बहुत है कि पहने वुडलैंड, लेकिन हमारे वाले वुडलैंड में वुड की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है होता नहीं है। जैसे एक जगह गया तो अब बिस्लेरी की बोतल में कुछ और ही स्पेलिंग लिखी थी, उसी तरह वुडलैंड में वो होगा वुडलैंड का जूता, वो दिखने में एकदम ऐसे होगा, वही कलर, लेकिन वो वुड WUDLAND लिखा होगा उसमें, तो खुश रहेंगे उसमें। तो वो क्या होगा, वो लोकल मैन्युफैक्चरर से आ जाता है। तो आपकी चॉइस पूरी हो रही है, ठीक है। लेवाइस की जगह जीन्स, अब वो लेवाइस की स्पेलिंग थोड़ी 19-20 हो जाती है, लेकिन लोगो उसी तरह का होता है, क्योंकि दिखाना होता है ना पूरे गांव में, ठीक है। वो पूरा चेन में लटकती हुई है, आराम से बढ़िया नुकीले जूते, चश्मा एकदम रेबन का, क्या रेबन लिखा था। एक तो ये 2-4 ब्रांड ऐसी जिसको आप खरीद के पहन ही नहीं सकते, पहन लिया तो अगला आदमी क्या कह रहे यार पक्का नकली है। वो कोने में नहीं लिखा था, उसको नखून से रगड़ तो मिट जाता है लोगो, लेकिन वो पहन के एकदम एविएटर टाइप का चलना है, सबके शौक है, सब लोग बिल्कुल पूरा करें। तो वो ऑनलाइन सुविधा तुम्हें मिल रही है। तो ऑब्वियस ही बात है वो बड़ी फैक्ट्री में नहीं बन रही होगी, गाजियाबाद के किनारे वो रेल की पटरी किनारे जो फैक्ट्री वहां बनती है, तो नहीं होता 30 रुपए 40 रुपए का चश्मा जो बेचते रहते हैं, जो पहने तो एकदम पूरा कलर मारता है सामने से। तो वो सभी के लिए वो फायदा दे रहे हैं, सभी के लिए वो चीजें पहुंचा रहे हैं। तो इसमें एक आपको बड़ा दुकानदार बनने के लिए आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़े। मान लो बड़ी शॉप लगानी है आपको, उसमें आपको एसी वेसी लगा रहा, अब 30 रुपए का चश्मा बेच रहा है बेचारा, वो कहां से बड़ी शॉप लगा पाएगा। लेकिन इस एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो आराम से जाके क्या कर सकता है, भाई 10 चश्मे का ऑर्डर आया, 10 चश्मे उसने पहुंचा दिए, ऑर्डर देने वाला भी कह रहा है 30 रुपए में हीरो बनना है, तो खत्म हो गई बात, 30 रुपए का चश्मा आ गया आपका, 300 रुपए लिखा, इतने % डिस्काउंट, 30 रुपए में चश्मा तुम्हारा हो गया, 90% आ गया तुम्हारे पास, खत्म। गांव में पहन के घूम रहा है रेबन लगा के, कोई टेंशन नहीं है, हो गया काम। बालों को 2-4 रंग से कलर किया, एकदम बढ़िया, गांव हमारा हीरो गांव में पहुंच हो गई है। तो ये क्या बता रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट को खत्म करने की बात करते हैं। तो आपने देखा बिहेवियर कितना चेंज हो गया हमारा, मार्केट रीच हो गई, इसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है और भारत के लिए बहुत जरूरी है गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए तो।